आज अपना टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्लांट की ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ और प्लांट का डेवलपमेंट दोनों के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। देखिए क्या बोला गया कि जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन देखा, अभी तक जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन देखा, अरे आप लोग शांत रहोगे तब आएगी। जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने देखा किसमें, फ्लावरिंग प्लांट में। किस चैप्टर में? चैप्टर 5। चैप्टर 5 का मतलब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मार्फोलॉजी और एनाटॉमी। एक पांचवा चैप्टर था, एक छठवां। तो मार्फोलॉजी वाले में भी देखा हम लोगों ने और एनाटॉमी वाले में भी देखा। एक में एक्सटर्नल स्टडी की और एक में इंटरनल। तो क्या देखा आपने? आपने देखा कि जो रूट होता है, जो स्टेम होता है, जो लीफ होता है, जो फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सब ऑर्डरली वे में निकलता है, ऑर्डरली सीक्वेंस में निकलता है। या पहले पत्तियां आ जाती है, बाद में फूल बनता है, ऐसा। पहले जड़ बनता है, तब तना बनता है, तब पत्तियां आती हैं, तब उस पे कली आएगी, बाद में फिर फूल बनेगी, फिर वो उसकी जगह बीज बन जाएगा। आपने देखा फल बन जाएगा, फूल की जगह फल, फल के अंदर बीज। तो ये एक सीक्वेंस वाइज में होता है कि ऐसे रैंडमली, यानी पूरा जीन के कंट्रोल में होगा, जेनेटिकल प्रीडिपोजिशन के अंडर में रहेगा। लिखा हुआ है कि अब आप कुछ टर्म्स को जानते हो। सीड को आप जानते हैं, नन्हे पौधे को सीडलिंग कहते हैं। प्लांटलेट, सीडलिंग से थोड़ा बड़ा प्लांटलेट होता है। फिर मैच्योर प्लांट आप जानते हो, जो बिल्कुल मैच्योर हो चुका है। कह रहे पौधे में लगातार आपने देखा होगा हाइट बढ़ती रहती है और चौड़ाई भी बढ़ती रहती है। लिखा है ना, यू हैव ऑल्सो नोटिस ट्री कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट एंड गर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि समय के अकॉर्डिंग उसकी लंबाई भी बढ़ती है यानी प्राइमरी ग्रोथ, और उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है यानी सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा, फिर इन्होंने क्या बोला, पत्तियां, फ्लावर और फ्रूट्स ये सेम ट्री पर नॉट ओनली हैव लिमिटेड डायमेंशन, बोलते हैं इन सब का लिमिटेड डायमेंशन होता है, लेकिन देखा भी होगा बाद में ये गिर भी जाती है, ये समय समय पे गिर भी जाती है। और समय समय पर ऐसा रिपीट होता है, गिरेंगी, बनेगी, फिर गिरेंगी, फिर बनेगी, फिर गिरेंगी, फिर बनेगी, ऐसे। और इन्होंने बोला कि वेजिटेटिव फेज पहले पौधों में क्यों आती है, पहले रिप्रोडक्टिव फेज क्यों नहीं आ जाती? सेम हमारे हमारे जैसा चक्कर है। अगर पौधा मैच्योर नहीं है तो पहले रिप्रोडक्टिव फेज कैसे आ जाएगी? पहले पौधे में कौन सी फेज आनी चाहिए? वेजिटेटिव। जब पौधा मैच्योर हो जाएगा तब उसमें कौन सी फेज आनी चाहिए? रिप्रोडक्टिव। अब इन्होंने कहा ऑल द प्लांट इज मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ टिश्यू। जितने पौधे होते हैं सब में वेराइटी ऑफ टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। कह रहा है देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, टिश्यू या ऑर्गन। कह रहे कि क्या सबके फंक्शन किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है? आंसर आएगा जब सेल सेम काम करें तो क्या बन जाएगी? टिश्यू। जब टिश्यू सारे सेम काम करने लगे क्या बन जाएगा? अच्छा, ऑर्गन लिखा है लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि प्लांट का जो इवोल्यूशन हुआ है वो इसी लेवल तक हुआ है। प्लांट का जो इवोल्यूशन हुआ है इसी लेवल तक, और एनिमल का इवोल्यूशन इससे भी ऊपर लेवल तक चला गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक। जितने सेल होंगे प्लांट के सब एक से बनेंगे, एक सेल से बनेंगे। एक सेल का नाम जाइगोट। तो क्वेश्चन ये आता है, अगर सेल एक ही है तो उससे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? अगर सेल एक ही थी, हमारा भी निर्माण किससे हुआ है? एक सेल से। लेकिन आंखें देखने का काम कर रही हैं, त्वचा सुरक्षा देने का काम कर रहा है, हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है ना, और आंख भोजन पचा रहा है, कान सुन रहा है, ब्रेन सोच और समझ रहा है। तो अलग अलग काम कैसे है? सेम वैसे इनमें भी है। इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिस जिस तरीके से फीड था उसी तरीके से होगा, जिस तरीके से इसमें फीडिंग हुई जीन में उसी तरीके से इनके लक्षण नजर आएंगे। और दो प्रोसेस होती है, डेवलपमेंट का मतलब दो प्रोसेस का सम, द सम ऑफ टू प्रोसेस। और दो प्रोसेस कौन सा? फार्मूला बताया था, डीआईजी। डीआईजी का मतलब क्या? पहले ग्रोथ फिर डिफरेंशिएशन, पहले ग्रोथ फिर, लेकिन फार्मूला बनाया गया है डीआईजी याद करने के लिए। पहले क्या होगी? ग्रोथ होगा, फिर क्या होगा? डिफरेंशिएशन। कि पहले डिफरेंशिएशन होगा फिर ग्रोथ होगा, पहले ग्रोथ फिर डिफरेंशिएशन, दोनों को मिला के डेवलपमेंट। कह रहे टू बिगिन विद द एसेंशियल एंड सफिशिएंट नो दैट डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर प्लांट फ्रॉम द जाइगोट। हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है एक जाइगोट से लेकर के पूरा डेवलपमेंट कैसे होता है मैच्योर प्लांट के रूप में, ये हमको पढ़ना पड़ेगा। और ये कैसा इवेंट है? प्रिसाइज और हाईली ऑर्डर्ड या रैंडम? प्रीसाइज का मतलब समझ रहे हो? प्रीसाइज का मतलब क्या है?
पहले से डिसाइडेड है, हर चीज पहले से डिसाइडेड है कि नीम की पत्ती का शेप क्या होगा और नीम की पत्ती का स्वभाव क्या होगा, हर चीज पहले से डिसाइड है। आम की पत्ती का शेप क्या होगा, आम की पत्ती का स्वभाव क्या होगा, ठीक है ना। तुलसी की पत्ती का शेप क्या होगा, तुलसी की पत्ती का स्वभाव क्या होगा, हर चीज पहले से प्री डिसाइडेड है। फिर उन्होंने बोला ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड। जब भी कभी डेवलपमेंट होता है, हमारी बॉडी सिंपल हो गई कि कॉम्प्लेक्स हो गई, ऐसे इनकी बॉडी भी क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स बॉडी बन गई। जैसे रूट बन जाएगा, लीफ बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगी, फ्लावर बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा और सीड बन जाएगा, और इवेंचुअली पौधे की क्या हो जाएगी, डेथ। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी चेंज आएगा उसे डेवलपमेंट कहेगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट, ठीक है। और उसमें क्या होगा, किसी भी प्लांट की लाइफ में दो चीजें होंगी, पहले उसका ग्रोथ होगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन होगा, तब जाके आपको पौधे की कॉम्प्लेक्स बॉडी नजर आएगी। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है सीड जर्मिनेशन। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीटेड है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपमेंट। पहला स्टेप क्या है, सीड का जर्मिनेशन। अरे बीज ही नहीं उगेगा तो पौधा जन्म कैसे लेगा, यानी क्या सबसे पहला स्टेप होता है प्लांट ग्रोथ। सबसे पहला देखिए क्या लिखा, फर्स्ट स्टेप इज प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सीड जर्मिनेशन। ये, और जब सीड जर्मिनेट हो जाता है तब पहली बात तो जर्मिनेट कब होगा, जब फेवरेबल कंडीशन हो। अनफेवरेबल कंडीशन हो तो जर्मिनेट नहीं करेगा। कहां पे, एनवायरमेंट में। कौन से एनवायरमेंट में, जहां पौधा बोया गया है या जहां पे रखा है या गमले में या तो मिट्टी में, जहां पे भी इस तरह की फेवरेबल कंडीशन जब देंगे तो क्या हो जाएगा, सीड जनरेट कर जाएगा। कहता है अगर नहीं इसके पास ऐसी सिचुएशन है, अगर एब्सेंट है इस तरह की सिचुएशन या कंडीशन, तो सीड कभी जनरेट नहीं करेगा बल्कि एक इनएक्टिव पीरियड में चला जाएगा, और इनएक्टिव पीरियड ऑफ सस्पेंड ग्रोथ, अपनी ग्रोथ को रोक लेगा या रेस्ट करेगा। इस पीरियड का नाम आप बताओगे, डॉर्मेंसी। इस पीरियड का नाम है डॉर्मेंसी, क्लियर है ना। और इसी से नाम एक दिया गया था डॉर्मेंट, डॉर्मिन नाम दिया गया था, इनहिबिटर बी या डॉर्मिन या एब्सिसिन सेकंड, याद आया। एक बार फेवरेबल कंडीशन रिटर्न हो गई यानी वापस आ गई तो सीड रिज्यूम कर लेगा अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी को फिर से उस स्टेज से वापस ले आएगा, यानी कि जिस स्टेज में चला गया है उससे वापस ले आएगा अपनी एक्टिविटी को और फिर से ग्रोथ कराने लगेगा। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सीधे सीधे कुछ फैक्टर पढ़ेंगे जो डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, किसको, डेवलपमेंटल प्रोसेस को। ये फैक्टर दो तरह के हम पढ़ेंगे, एक अंदर वाले एक बाहर वाले। बताइए जैसे लाइट किस में आएगा, हाँ, टेम्परेचर किस में आएगा, अच्छा, लेकिन क्लोरोफिल किस में आएगा, है ना। तो इस तरीके से कुछ फैक्टर, CO2 किस में आएगा, CO2 दोनों में आता है, इंटरनल में भी आता है एक्सटर्नल में भी आता है। कुछ CO2 जो पौधे के अंदर है वो इंटरनल, और जो पौधे के बाहर है एक्सटर्नल। ये फिगर कई बार पूछा गया है, ABCD करके पूछ लेगा तो आपको ये जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। देखो ये कोटिलेडन के नीचे है तो हाइपोकोटाइल, ठीक है ना, ये कोटिलेडन के नीचे है हाइपोकोटाइल, ये एपिकोटाइल हुक फॉर्मेशन कुछ हार्मोन करते हैं ना, ये देखो हुक बना रहे हैं। फिर ये कोटिलेडन है फूला हुआ भाग, वो एपिकोटाइल है। आप देखो कोटिलेडन के ऊपर का हिस्सा एपिकोटाइल, नीचे का हिस्सा हाइपोकोटाइल। और ये भी एक बार तो ऐसे पूछ लिया था कि ये किस चीज का, बस देखो इतनी बारीकियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया, ये फिगर दे दिया था और पूछता है कि सीड जर्मिनेशन है, उसने खुद बोल रखा था, पर किसका, बीन का, याद रखिए, मतलब डाइकॉट का कि मोनोकॉट का, यानी सेम का डेवलपमेंट दिखाया गया है। और ये भी पूछेगा डाइकॉट है कि मोनोकॉट, हाँ तो डाइकॉट आपको पता है। और डाइकॉट में ही देखो एपिकल हुक बनेगा, ध्यान दीजिएगा, एपिकल हुक किसमें बनता है, डाइकॉट में, याद रखिएगा। अब स्टार्ट होता है एक टॉपिक जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए लिविंग्स का नॉन डिफाइनिंग फीचर था ग्रोथ, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक होता है सबका, कैरेक्टरिस्टिक है सबका, राइट। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिकस का मतलब हो गया क्लियर, बहुत क्लियर, स्पष्ट। तो ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ रिगार्ड की जाती मोस्ट फंडामेंटल, यानी ये सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है हम लोगों की, सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी प्लांट या एनिमल्स की ग्रोथ, ठीक है। और ये बहुत स्पष्ट देखी जा सकती है। कॉन्स्पिकस का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट लक्षण है किसका, सभी लिविंग बीइंग का, सभी लिविंग बीइंग में होता है, ठीक है। ग्रोथ वाले चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे। व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ होता क्या है। तो ग्रोथ इरिवर्सिबल होता है कि रिवर्सिबल,
आप बताइए, एक बार हो गया तो हो गया। अच्छा, अगर मेरे अंदर ग्रोथ हार्मोन निकलना बंद भी हो जाए तो फिर क्या मेरी मेरी हाइट कम होने लगेगी? नहीं होने लगेगी। प्लांट की हाइट कम होने लगेगी? नहीं। इसका मतलब इरिवर्सिबल होता है कि रिवर्सिबल? परमानेंट की टेम्परेरी? परमानेंट। इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गन, किसी ऑर्गन का साइज बढ़ सकता है, किसी टिश्यू का साइज बढ़ सकता है, किसी सेल का साइज बढ़ सकता है। ये देखो लिखा है, या तो ऑर्गन या तो उसके पार्ट्स का, पार्ट्स यानी टिश्यू का, या फिर किसी इंडिविजुअल सेल का, मतलब किसी का भी साइज बढ़ सकता है, पूरे ऑर्गन का, टिश्यू का या सेल का, किसी का भी साइज बढ़ सकता है। जनरली ग्रोथ जो होता है वो कैसे होती है? जब मेरे शरीर में एनाबोलिज्म ज्यादा हो जाए और कैटाबोलिज्म कम हो जाए तो मेरी मेरी बॉडी में क्या हो जाएगा? ग्रोथ होने लगेगी। जैसे 4 रोटियों की भूख है, खा रहे 6 रोटी, तो 2 रोटी जो एक्स्ट्रा डेली जा रही है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होगी, और कहीं ना कहीं इकट्ठा होगी तो मेरा भार बढ़ेगा। वैसे पौधे में एनाबोलिक रेट अगर बढ़ जाए, कैटाबोलिक रेट कम हो जाए, तो फिर ओवरऑल पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी। यानी ग्रोथ का मुख्य कारण क्या है? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में कितने इवेंट होते हैं? तो एनाबोलिज्म जब ज्यादा हो जाए कैटाबोलिज्म से तो ग्रोथ, और अगर कैटाबोलिज्म ज्यादा हो जाए एनाबोलिज्म से तो डी ग्रोथ। यानी अगर किसी को अपना वेट कम करना है तो खाना 4 रोटी की भूख थी, 2 रोटी खाने लगो और खूब बर्न करो अपना फैट। फैट बर्न करे, एक्सरसाइज कर ले, तो फैट फैट भी बर्न हो रहा है, खाना भी कम खा रहे हैं, तो डी ग्रोथ हो जाएगी, यानी आपका वेट कम हो जाएगा, राइट। तो ग्रोथ कैसे अकम्पेन होती है? ग्रोथ अकम्पेन्ड बाई मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मेटाबॉलिज्म में भी क्या क्या ज्यादा होना चाहिए किसकी तुलना में? एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म ज्यादा होना चाहिए किसकी तुलना में? कैटाबोलिज्म। और बोल रहा है मेटाबॉलिज्म में दोनों घटनाएं आती हैं। और लिखा है ग्रोथ में, अच्छा कोई चीज बना रहे, ग्रोथ मतलब गेन करना कि लॉस करना? अच्छा, गेन करेंगे तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी निकलेगी? देनी पड़ेगी, इनपुट करना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है अकर्स द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, यानी आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो क्या क्या शर्त दी? इरिवर्सिबल की रिवर्सिबल? परमानेंट की टेम्परेरी? परमानेंट। और ग्रोथ जो होती है, मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। और उसके बाद ग्रोथ के लिए एनाबोलिज्म ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू कैटाबोलिज्म। अच्छा, जैसे इन्होंने बोला एक्सपेंशन ऑफ लीफ भी तो ग्रोथ है, मतलब पत्ती का फैलना वो भी तो ग्रोथ है। अच्छा, हाउ वुड वी डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड प्लेस्ड इन अ वाटर? अगर एक लकड़ी का गुटका या लकड़ी का पीस अगर पानी में डाल दे तो क्या ये ग्रोथ है? क्यों? एक तो ये इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, एक तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, दूसरा इसमें एनर्जी भी नहीं इनपुट दे रहे। ये तो केवल फूल गया, ये फिजिकल प्रोसेस है, फूल गया। फूल जाने को बोलते हैं इम्बिबिशन। क्या बोलते हैं? इम्बिबिशन। और ये ग्रोथ नहीं कही जाएगी। क्यों नहीं कही जाएगी? अगर हम लकड़ी के गुटके को पानी से निकाल दें तो सूख जाएगा, फिर से जितना ओरिजिनल उसका था उतना हो जाएगा। मतलब एक तो इरिवर्सिबल है, परमानेंट नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है, इसलिए इसको ग्रोथ नहीं माना जाएगा। अब आगे चलते हैं। प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटरमिनेट। अब यहां से क्वेश्चन देखो क्या कर देते हैं बच्चे। प्लांट में ग्रोथ कैसी होती है? ओनली इनडिटरमिनेट, ओनली डिटरमिनेट, बोथ ए एंड बी। क्या सही होगा? बोथ, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या, लाइन क्या लिखी है। जनरली इज इनडिटरमिनेट मतलब रेयरली डिटरमिनेट होती है। प्लांट की ग्रोथ जनरली इनडिटरमिनेट होती है मतलब रेयरली डिटरमिनेट होती है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन यहीं से बनेगा और गलत होगा हम, लेकिन हम लोग अगर अलर्ट रहेंगे तो गलत नहीं होगा। क्या बोला गया? प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटरमिनेट टाइप। ठीक। तो प्लांट ग्रोथ यूनिक होती, क्यों? क्योंकि प्लांट में आजीवन ग्रोथ होती है, वो भी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड थ्रू आउट द लाइफ, यानी आजीवन, आजीवन ग्रोथ हो रही है और अनलिमिटेड होती है। मतलब अनलिमिटेड आपकी रूट कितनी ग्रोथ करेगी? लाइफ टाइम तक ग्रोथ करेगी। स्टेम कितना ग्रोथ करेगा? लाइफ टाइम तक ग्रोथ करेगा। आप कहीं से काट दो बगल से फिर स्टेम निकल आएगा, पूरा स्टेम उड़ा दो फिर देखो बगल से आ जाएगा। तो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, जीवन के किसी भी फेज में हो सकती है। दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स। इसका कारण है क्या? मेरिस्टेम्स। कहां पे? सर्टेन लोकेशन की कहीं भी, सर्टेन लोकेशन पर। एपेक्स पर पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम, साइडों पे पाया जाता है एक्सिलरी मेरिस्टेम। एक्सिलरी मेरिस्टेम दो परमानेंट टिश्यू के बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो कई टाइप के मेरिस्टेम होते हैं। और जो किनारों पे पाए जाते हैं लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। अब इन्होंने बोला द सेल ऑफ सच मेरिस्टेम, बोलते जो सेल होती है मेरिस्टेम्स की ये लगातार डिवाइड होती रहती है। हिंदी में बोलते हैं विभाज्य की ऊतक, विभाजित होने वाला ऊतक, है ना। द कैपेसिटी टू डिवाइड, ये लगातार डिवाइड होगा। सेल्फ सेल्फ परप्यूटेट, सेल्फ परप्यूटेट का मतलब अपने आप को डिवाइड कराएगी, अपने आप को मेंटेन करती रहेगी। द प्रोडक्ट, जो इसका प्रोडक्ट है, मान लो एक से 1 लाख सेल बन गई, तो जो इसका प्रोडक्ट है
उसमें कभी कभी लॉस हो जाती है कैपेसिटी टू डिवाइड, तो ये हो जाता है मैच्योर सेल में बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? अगर किसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में लगातार ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उसका नंबर बढ़ रहा है, और अगर ग्रोथ होना रुक जाए तो वो किस में बदल जाएगा? परमानेंट या मैच्योर सेल, परमानेंट या मैच्योर सेल या डिफरेंशिएटेड सेल में बदल जाएगा, ठीक है। और हमारी जो प्लांट की बॉडी होती है वो इसी की बनी हुई परमानेंट सेल्स की बनी होती है। देखो लिखा हुआ है दे मेकअप द प्लांट बॉडी, यानी परमानेंट सेल ही प्लांट की बॉडी बनाते हैं। मैं कुछ परमानेंट सेल का नाम ले रहा हूं। एपिडर्मिस पैरेन्काइमा की बनी होती है, कॉर्टेक्स मोस्टली पैरेन्काइमा का बना होता है, एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा की बनी होती है, राइट। उसके बाद पेरीसाइकिल स्क्लेरेन्काइमा की हो सकती है, पैरेन्काइमा की भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि रूट है कि स्टेम है। उसके अलावा और अंदर आगे पिथ वगैरह, जाइलम फ्लोएम वगैरह देख लो, सब देखो परमानेंट टिश्यू है, सब परमानेंट टिश्यू है। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल आर ऑलवेज बीइंग एडेड, बोलते हैं इस तरह की वृद्धि जिसमें नई नई कोशिकाएं लगातार ऐड हो रही है, लगातार ऐड हो रही है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको गई? इसकी जिम्मेदारी है द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम, मतलब पौधे में ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है, इसका श्रेय जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही क्या करते हैं? लगातार नई नई कोशिकाएं प्लांट में ऐड करते हैं एट ए सर्टेन लोकेशन, एट ए सर्टेन लोकेशन। अब इन्होंने बोला अगर मान लो मेरिस्टेम सीज हो जाए, मतलब डिवाइड ना हो, तो क्या होगा? तो ग्रोथ रुक जाएगी, देयर विल बी नो ग्रोथ, देयर विल बी नो ग्रोथ। अर्लियर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था रैम, रूट एपिकल मेरिस्टेम को शॉर्ट में बुलाते हैं रैम, और हमने पढ़ा था सैम। अच्छा आप बताओ, एक रूट के एपेक्स पर है यहां पे और एक शूट के एपेक्स पर है, इसको हम बोलेंगे सैम, इसको बोलेंगे रैम। ये इस तरफ वृद्धि करेगा, ये इस तरफ वृद्धि करेगा, ये ग्रेविटी की तरफ और ये लाइट की तरफ वृद्धि करेगा, राइट। कह रहा है कि ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं लंबाई बढ़ाने के लिए, ये दोनों पौधे की ये देखिए लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इनको बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ में? हाँ, तो ये ग्रोथ कर किस में मदद कर रहे हैं? प्राइमरी ग्रोथ। मैं पढ़ देता हूं एक बार, देखिए लिखा है द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट अलोंग विद देयर एक्सिस, मतलब ये मुख्यतः लंबाई बढ़ाएंगे ऐसे एक्सिस की तरफ, एक्सिस की तरफ, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। ये क्या लंबाई बढ़ाएंगे कि चौड़ाई बढ़ाएंगे? लंबाई बढ़ाएंगे। लिखा हुआ है द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू इलोंगेशन, पौधे की लंबाई बढ़ा रहे हैं, देखो लिखा भी लॉन्ग, इलोंगेशन में लॉन्ग शब्द आ रहा है। लंबाई बढ़ाएंगे किसकी? प्लांट की। किसके किसके थ्रू? अलोंग द एक्सिस की अगेंस्ट द एक्सिस? अलोंग द एक्सिस। कह रहा है डाइकॉट में, अब यहां फिर से एक फार्मूला याद रखो, डीआईजी वही वाला फार्मूला, डाइकॉट में और जिम्नोस्पर्म में, इन दोनों में प्राइमरी ग्रोथ के अलावा सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। बताइए, प्राइमरी ग्रोथ के अलावा एक और ग्रोथ होती है, उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे। और फार्मूला क्या बनाए? डीआईजी, डीआई फॉर डाइकॉट और जी फॉर जिम्नोस्पर्म, ठीक है। देखो लिखा है डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म्स, इनमें साइड में, इनमें जैसे ये स्टेम है, इसमें यहां पर साइड में ऐसे सिलेंडर जैसा मेरिस्टेम होता है, इसको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। ये लिखा है लैटरल मेरिस्टेम, और ये दो प्रकार का होता है, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जो वेस्कुलर बंडल के बीच में होगा, कॉर कैम्बियम जो वेस्कुलर बंडल के बाहर होगा। और ये बाद की अवस्था में बनेगी कि शुरू में? प्राइमरी ग्रोथ पहले, सेकेंडरी ग्रोथ बाद में। पहले पौधे की लंबाई बढ़ती की चौड़ाई, और फिर चौड़ाई। सभी पौधों में लंबाई तो बढ़ सकती है पर सभी पौधों में चौड़ाई नहीं बढ़ती। चौड़ाई बढ़ाने के लिए केवल डीआईजी चाहिए। डीआईजी मतलब डाइकॉट प्लस जिम्नोस्पर्म्स, डाइकॉट प्लस जिम्नोस्पर्म। मोनोकॉट में लंबाई बढ़ती है परंतु चौड़ाई नहीं बढ़ती, डाइकॉट में लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गया। ये जितने भी मेरिस्टेम्स होते हैं, जितने भी मेरिस्टेम है, जो नाम मैंने लिया, एपिकल मेरिस्टेम हो या लेटरल मेरिस्टेम हो, ये जितने भी मेरिस्टेम होते हैं, अगर लंबाई बढ़ा रहे थे तो उसको बोलिए प्राइमरी मेरिस्टेम, अगर चौड़ाई बढ़ा रहे तो सेकेंडरी मेरिस्टेम। देखो क्या लिखा है, दीज आर मेरिस्टेम्स दैट कॉज इंक्रीज इन गर्थ, गर्थ मतलब चौड़ाई। कहते हैं जो चौड़ाई बढ़ा रहे हैं उनको बोलेंगे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम, और जो लंबाई बढ़ा रहे थे उनको क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम। जैसे रैम और सैम किसका उदाहरण है? और अच्छा ये लैटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम बोला जाए, किसका उदाहरण है? ये सेकेंडरी का है, ये सेकेंडरी का है, ये सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे। कह रहा फिगर 13.2 में, देखिए फिगर 13.2 में ये देखो, ये वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम सिलेंडर जैसा है, देखो सिलेंडर जैसा। पूछा गया सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम कौन सा होता है?
वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम दोनों ही सिलेंड्रिकल होते हैं, दोनों ही सिलेंड्रिकल होते हैं, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, कहते हैं ग्रोथ इन प्लांट इज मेजरेबल, मतलब पौधे की ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। ऑब्वियसली पौधे की ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ग्रोथ इज ए सेलुलर लेवल, कहते हैं ग्रोथ सेल के लेवल पे, सेल के लेवल पे ग्रोथ जो होती है वो प्रोटोप्लाज्म का बढ़ना मानते हैं। यानी कि कहते हैं ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, लिखा है प्रिंसिपली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यानी कि अगर सेल के लेवल पे हम बात करें तो प्रोटोप्लाज्म बढ़ गई मतलब वृद्धि हो गई। अच्छा, लेकिन ये जो प्रोटोप्लाज्म को मेजर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं, ये बोला गया मुश्किल है, ये नहीं बोला गया नामुमकिन है। तो यानी मेजर कर पाना मुश्किल है, लेकिन अगर हम मेजर कर लें तो फिर ये काम आसान हो जाएगा। देखो लिखा है सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो कैसे पता चलेगा? पता चलेगा कि मान लो पौधे का भार बढ़ गया, इसका मतलब उसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया, पौधे का वॉल्यूम बढ़ गया मतलब उसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया, पौधे में कुछ भी लंबाई बढ़ गई, प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया। One generally measure some quantity which is more or less proportional to it, कह रहा है कि क्वांटिटी चेक करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी चेक करो। प्रोपोर्शनलिटी मतलब पौधे में जरा सा भी भार बढ़ गया, हम कह सकते हैं दावे के साथ कि पौधे में प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया। अब क्या कह रहा है, ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय वैरायटी ऑफ पैरामीटर, कहता है ग्रोथ को एक नहीं बहुत सारे पैमाने पर परखा जा सकता है, वैरायटी ऑफ पैरामीटर। जैसे कह रहा है इंक्रीज इन फ्रेश वेट, कहता है फ्रेश वेट का बढ़ना, ड्राई वेट का बढ़ना। अच्छा बताइए ज्यादा अच्छा वेट कौन सा है, फ्रेश वेट की ड्राई वेट? क्योंकि ड्राई वेट में वाटर इंक्लूड नहीं होता, इसलिए वो सीजनल वेरिएशन, सीजनल इन्वायरमेंटल वेरिएशन या सीजनल वेरिएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, हमेशा एक जैसा ही रहेगा। ड्राई वेट हमेशा एक जैसा ही रहेगा, फ्रेश वेट चेंज हो सकता है, इस मौसम में कुछ और, अलग मौसम में कुछ और, बरसात के मौसम में कुछ और, ठीक है, गर्मी के मौसम में कुछ और, लेकिन ड्राई वेट हमेशा किसी भी मौसम पर डिपेंड नहीं करता, हमेशा कैसा एक्यूरेट मिलेगा। इसलिए आपकी इकोलॉजी में पूछा है कौन सा वेट बायोमास के लिए बेस्ट है, ड्राई वेट की फ्रेश वेट? और ये भी पूछा क्यों, आप बोलना क्योंकि ये सीजनल वेरिएशन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, लेंथ का बढ़ना, एरिया का बढ़ना, वॉल्यूम का बढ़ना, सेल का नंबर बढ़ना, सभी तो ग्रोथ है। ग्रोथ मतलब लंबाई का बढ़ना, सेल का बढ़ना, वॉल्यूम का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, ठीक है ना, सरफेस एरिया का बढ़ जाना, सब ग्रोथ है। You find amazing to know that one single cell, ये बोलते हैं ये यहाँ पर जो रैम बैठा है, यहाँ जो रैम है, रैम ये देखो RAM, बताइए मक्के के रैम, मक्के के रूट टिप पर जो रैम पाया जाता है, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वो एक घंटे में, ठीक है, 17,500 से भी ज्यादा सेल बना लेता है। ये देखो लिखा 17,500 नहीं लिखा है, लिखा है मोर देन 17,500, 17,500 से भी ज्यादा सेल एक घंटे में बना लेता है। बताइए मक्के के रूट पर जो रैम होती है यानी रूट एपिकल मेरिस्टेम, वो एक घंटे में कितनी सेल बना लेता है? 17,500 से भी ज्यादा। तो कह रहा है कि यानी यहाँ पे सेल का नंबर बढ़ाना, यहाँ सेल का नंबर बढ़ा यूनिट टाइम में, जबकि वाटरमेलन में, तरबूज में, वाटरमेलन में साइज बढ़ जाता है। कितना साइज, कितना बढ़ जाता है? 3.5 लाख गुना तक, है ना। सेल्स इन अ वाटरमेलन, कहता है एक तरबूज में अगर हम देखें तो पहले तरबूज छोटा था, अब तरबूज इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, तो उसमें सेल्स का साइज कितने लाख गुना तक बढ़ गया? 3.5 लाख गुना से। देखो लिखा वेयर है सेल्स इन अ वाटरमेलन, यानी जो कोशिका का नंबर है वाटरमेलन में वो बढ़ सकता है अप टू 3.5 लाख गुना, साइज में बढ़ सकता है 3.5 लाख गुना। इन द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहले वाला, पहले वाला मतलब मेज वाला, मेज वाले में ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीज इन सेल नंबर, पहले वाले में सेल का नंबर बढ़ रहा है, लेटर मतलब बाद वाले में, बाद वाले में इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, पहले वाले में नंबर बढ़ा, दूसरे वाले में साइज बढ़ा। तरबूज में 3.5 लाख गुना तक साइज बढ़ जाता है, और मेज में 17,500 से भी ज्यादा सेल का नंबर एक घंटे में बढ़ता है, एक घंटे में बढ़ जाता है, राइट। अब आगे पॉलन ट्यूब में क्या बढ़ती है? पॉलन ट्यूब में लंबाई बढ़ती है। अच्छा, डाइकॉट पत्तियों में क्या बढ़ती है? डाइकॉट पत्तियों का दूसरा नाम है डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ में बढ़ता है सरफेस एरिया। बताइए डाइकॉट लीफ में क्या बढ़ता है? हाँ, डाइकॉट लीफ में सरफेस एरिया बढ़ता है। क्लियर? ये क्वेश्चन यहां से आ चुका है, एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि ABCD, देखो क्या लिखा है, डिटेक्शन ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइन, ये जितने भी जोन है सब जोन ऑफ इलोंगेशन है। ये क्या है? ये इसका नाम है मेरिस्टेमेटिक जोन,
ये क्या है? मैचुरेशन जोन। तो ये बीच वाला क्या हुआ? इलोंगेशन। तो जरा ऑर्डर बताइए पहले, दूसरा ये ए से जी तक, अच्छा और ये हाँ, तो देखो लिखा है डिटेक्शन ऑफ जोन्स ऑफ इलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक। पैरेलल लाइन टेक्निक से दिखाया जा रहा है और कह रहा है जोन ए बी सी डी इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स हैव इलोंगेटेड मोस्ट। बताइए किस पार्ट में ज्यादा इलोंगेशन हो रहा है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए में, बी में, सी में, डी में। देखो इनमें ज्यादा पैरेलल लाइंस है और यहाँ देखो लाइनों की पैरेललिटी कम हो रही है, यानी इन भाग में ज्यादा हो रहा है। इनमें भी देखो सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है? बी वाले में, बी वाले में ज्यादा गैप दिख रहा है, समझे? लेकिन हाँ, आपको पूछा जब जाएगा तो डायरेक्ट ऐसे एनसीईआरटी की लाइन उठा लिया जाएगा, बोलेगा किस वाले भाग में इलोंगेशन में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी जा रही है? ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी। द पीरियड ऑफ फेज ऑफ ग्रोथ, अब बोले द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेज। 3 फेज थे, कौन कौन से 3 फेज होते हैं? मेरिस्मेटिक फेज, दूसरा इलोंगेशन फेज और तीसरा मैचुरेशन फेज। ठीक, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग द रूट टिप। कहते हैं रूट टिप से हम देखना चालू करते हैं, जैसे फिगर 13.3 में कह रहा है जो शुरुआत की सेल होगी बिल्कुल टिप की तरफ, रूट एपेक्स के पीछे की तरफ जो सेल होगी, वहां पे कौन सी सेल होगी? वहां होगी रैम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। यानी तेजी से डिवाइड होगी कि धीरे धीरे डिवाइड होगी? तेजी से डिवाइड होगी, कांस्टेंट रेट से डिवाइड होगी पर तेजी से डिवाइड होगी। और इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, आगे पूछूंगा क्योंकि ये हमारे काम आने वाला है। तो कांस्टेंट रेट से डिवाइड होती है, बोथ द रूट एपेक्स एंड द शूट एपेक्स, दोनों पे ऐसा होता है। और इसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक जोन या मेरिस्मेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। मेरिस्मेटिक फेज ऑफ ग्रोथ ये हो गया। सेल इन दिस रीजन, इस रीजन की जो सेल होती है वो छोटी छोटी होंगी, न्यूक्लियस उसका काफी बड़ा होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है, सेल छोटी होती है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन पाए जाते हैं, ठीक है, वैक्यूल नहीं होगा, वैक्यूल नहीं होगा, सेल वॉल पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। फिर से सुनिए कुछ खास बातें। न्यूक्लियस इसका, सेल का साइज, न्यूक्लियस का साइज बड़ा, साइटोप्लाज्म डेंस या रिच, डेंस या रिच, कभी डेंस लिख देता है कभी रिच लिख देता है, ठीक है। और क्या पूछा जाएगा? सेल वॉल पतली होती है, सेल वॉल पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है, न्यूक्लियस इसमें बड़ा होता है, ठीक है। और बाकी इसमें क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन पाए जाते हैं। अब पढ़ के देखिए, सेल इन दिस रीजन रिच इन प्रोटोप्लाज्म, रिच ना दिया हो तो डेंस, और बड़ा सा स्पष्ट न्यूक्लियस, ठीक है। सेल वॉल प्राइमरी होगा नेचर में, प्राइमरी नेचर में होता है, मतलब पहले पहले बनता है, प्राइमरी होता है। और किस, पतला होगा कि मोटा? अगर मोटा हो गया तो डिवाइड ही नहीं होंगी। आप बताइए पतला होगा कि मोटा होगा? तभी तो डिवाइड होगी। अगर मोटा हो गया तो सेल डिवीजन कहां से होगा? इसका मतलब ये थिन होगी। और किसकी बनी होनी चाहिए? सेलोजिक होनी चाहिए, विद एबेंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, यानी प्लाज्मोडेस्मेटा बहुत सारे होने चाहिए। ये जो सेल इसके पास में है, इसके पास में नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप, बोलता है टिप से दूर, वो कौन सी होगी? वो होगी इलोंगेशन। मेरिस्मेटिक के पड़ोस वाली सेल कौन सी होगी? फेज ऑफ इलोंगेशन, फेज ऑफ इलोंगेशन। अभी तक देखो उसमें वैक्यूल नहीं था, अभी तक वैक्यूल नहीं था, अब पहली बार वैक्यूल बनना प्रारंभ हुआ। वैक्यूल बनने को बोलते हैं वैक्यूलेशन। वैक्यूल बनने से सेल की लंबाई आसानी से बढ़ जाएगी। तो देखो क्या लिखा है, इंक्रीज वैक्यूलेशन, यानी वैक्यूल बनना प्रारंभ हो गया और इसी वजह से सेल इनलार्जमेंट होने लगी। सेल इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट का मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ गई, तो सेल का इनलार्जमेंट हुआ। और अभी तक प्राइमरी वॉल थी, अब एक नई वॉल बन जाएगी, उसको सेकेंडरी वॉल बोलेंगे। ये देखो सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट हो गई, पहले प्राइमरी वॉल थी और एक नई वॉल बनी है, नई वाली वॉल को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी, सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट हो गई है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनकी सेल का जो इस फेज में है, इनकी सेल का जो इस फेज में। क्या क्या? पहला वैक्यूल बना, दूसरा क्या हुआ? सेल वॉल जो थी वो पतली से मोटी हो गई। मोटी होने का कारण क्या था? मोटी होने का कारण क्या था? नई सेल वॉल डिपॉजिट होना। नई सेल वॉल जो डिपॉजिट हुई उसको प्राइमरी की बजाय और थिन की बजाय थिक बोलेंगे। इसके बाद फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स, बोलते हैं इसके और दूर चलते हैं, यानी मोर प्रॉक्सिमल टू द इलोंगेशन लाइज पोर्शन एक्सिस व्हिच इज अंडरगोइंग फेज ऑफ मैचुरेशन। बोलते हैं इसके बाद और फेज थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें फेज ऑफ मैचुरेशन मिलेगा। सेल इस जोन में मैक्सिमम साइज में आ चुकी होती है,
कि कैसे साइज में आ चुकी होती है, मैक्सिमम साइज में आ चुकी होती है। सेल वॉल सबसे मोटा हो चुका है, सेल वॉल बहुत मोटा हो चुका है और मोटा हो गया पहले से भी। फिर प्रोटोप्लाज्म मॉडिफाई हो गया। ये दो लाइनें तो जरूर याद रखिएगा कि कम से कम 4 से 5 बार रिपीटेड है। मैक्सिमम इन साइज क्योंकि सेल मैच्योर हो गई इस, अच्छा हम लोग अभी मैच्योर अवस्था में कि मैच्योर, तो आप खुद बताइए क्या हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, तो इसका मतलब मैक्सिमम साइज अचीव कर चुके हैं हम लोग मैक्सिमम साइज अचीव कर चुके हैं। इसका मतलब ये भी मैक्सिमम साइज अचीव कर चुका है और इसकी जो सेल वॉल है काफी मोटी हो चुकी है क्योंकि अब और ज्यादा मोटाई नहीं बढ़ेगी। प्रोटोप्लाज्म मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई से मतलब समझते हो, या तो प्रोटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाएगा, या हो सकता है पतला हो जाए, या हो सकता है गायब भी हो जाए। अगर प्रोटोप्लाज्म गायब हो गया तो सेल डेड हो जाएगी, अगर प्रोटोप्लाज्म रहेगा तो सेल लिविंग रहेगी, और अगर नहीं रहेगा तो डेड हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। ज्यादातर टिश्यू जो सेल टाइप है जो आप अध्ययन करते हो, स्टडी करते हो अर्लियर क्लासेस में भी, वो किस जोन की होती है, मैचुरेशन की। इसी में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम सब इसी में तो आता है, सब इसी में आता है। ग्रोथ रेट, अब इन्होंने बोला ग्रोथ रेट, नाम से स्पष्ट हो रहा है ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ग्रोथ पर यूनिट टाइम या ग्रोथ इन यूनिट टाइम इज नोन एज ग्रोथ रेट। देखो लिखा है इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कहता है ग्रोथ बढ़ रही है क्या, पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं ग्रोथ रेट, यानी कितने समय में कितनी वृद्धि हुई, इस वृद्धि को बोलते हैं वृद्धि दर या ग्रोथ रेट। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब हम ग्रोथ की दर को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। एल टी बराबर एल नॉट प्लस ई आर टी, याद है, डब्ल्यू वन बराबर डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी। ठीक है, एक को बोलते हैं अर्थमेटिक, एक को बोलते हैं जियोमेट्रिक। कहते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट की बात कर रहा है, ज्यादातर प्लांट के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये ज्यादा से ज्यादा सेल बनाते हैं दो तरीके से, अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक। पहले इस पे क्वेश्चन देखिए क्या आएगा। अर्थमेटिक क्या होता है, एक सेल ने डिवीजन स्टार्ट किया, अब एक सेल से कितनी सेल बनी, दो सेल बन गई, अब फिर दो से क्या हुई, एक सेल स्टॉप हो गई और एक सेल अभी भी डिवाइड कर रही है। ये लगातार एक डिवाइड कर रही है और एक लगातार मैच्योर हो गई। देखिए इन्होंने ये लाइट वाले को बोला होगा, ये देखो लॉस कैपेसिटी, ये डार्क वाला जो है इसमें कैपेसिटी है, यहां वाले में लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। बताइए इसमें जो डार्क वाली दिखाई पड़ रही है उसमें डिवीजन की कैपेसिटी है, और जिसमें जो लाइट वाली है उसमें डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो गई। जैसा सोचो आप यहाँ पे एक सेल थी, एक सेल से दो सेल बनी, अब ये सेल अब डिवाइड नहीं होगी और ये वाली डिवाइड हो रही है। फिर देखो फिर इससे दो सेल बनी, फिर ये डिवाइड नहीं होगी और ये वाली डिवाइड हो रही है, फिर इससे दो सेल बनी, तो एक डिवाइड हो रही है दूसरी डिवाइड नहीं हो रही है। तो आप देखो धीरे धीरे एक सेल ऐड हुई, फिर दो सेल ऐड हुई, फिर तीन सेल ऐड हुई, फिर चार सेल ऐड हुई, फिर पांच सेल ऐड होगी, इसे क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक। लेकिन अगर ऐसे देखो आप, एक से पहले दो सेल बन गई, दो से चार बन गई, चार से आठ बन गई, फिर सभी सेल ने अचानक से सेल डिवीजन रोक दिया और परमानेंट सेल में बदल गई, इसे क्या बोलेंगे, या अचानक से सेल के नंबर बढ़ गए, ये जियोमेट्रिक ग्रोथ होगी। जब दो सेल में से दोनों सेल कोई भी मैच्योर ना हो, दोनों डिवाइड करती रहे लगातार, तो जियोमेट्रिक, और दो में से एक डिवाइड होना बंद हो जाए दूसरी डिवाइड करती रहे तो इसे अर्थमेटिक। ठीक है, और जाइगोट में कौन सा ग्रोथ होता है, जाइगोट में जियोमेट्रिक फॉलोड बाय अर्थमेटिक। ये देखो पहले कौन सा हो रहा है फिर कौन सा हो रहा है, क्योंकि जाइगोट में एक ही कोशिका थी और पहले कोशिका का नंबर तेजी से बढ़ाना था, तो तेजी से बढ़ाना था तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जियोमेट्रिक, और बाद में थोड़ा स्पीड कम करनी थी तो फिर अर्थमेटिक। बताइए इन जाइगोट विच इज फॉलोड बाय विच वन, इन जाइगोट अर्थमेटिक इज फॉलोड बाय जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक इज फॉलोड बाय अर्थमेटिक, या कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, जियोमेट्रिक इज फॉलोड बाय अर्थमेटिक, क्योंकि पहले सेल की नंबर तेजी से बढ़ाने थे, बाद में सेल को कंट्रोल करना था। ठीक है, ये देखिए पूछा गया है, पहला वाला था अर्थमेटिक का फिगर, दूसरा था जियोमेट्रिक का फिगर, फिर सी वाला जो ये फिगर था पूरा, ये एम्ब्रियो में पूछा गया था एम्ब्रियो में कौन सा होता है। तो देखो यहां से क्वेश्चन लिया था, पहली बार जब क्वेश्चन आया था यहां से उठा लिया था कि ये जो फिगर, मतलब ये जो फिगर है ये किस चीज का फिगर है। बच्चों को ये तो पता था जियोमेट्रिक अर्थमेटिक का है, लेकिन ये नहीं पता था किसका, एम्ब्रियो का। उसमें लिखा था इन एम्ब्रियो जियोमेट्रिक एंड अर्थमेटिक, और भी ऑप्शन थे लेकिन एम्ब्रियो का था। स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट जियोमेट्रिक
एंड अर्थमेटिक। और ये भी उसमें ऐसा ऑप्शन दिया था, जियोमेट्रिक फॉलोड बाय अर्थमेटिक, अर्थमेटिक फॉलोड बाय जियोमेट्रिक, नथिंग स्पेसिफिक पैटर्न इज फॉलोड, ऐसे कुछ लिखा था। अब देखो ये है अर्थमेटिक का वो ग्राफ। पहले हम थ्योरी को समझते हैं फिर ग्राफ को समझेंगे। देखिए दो तरह के ग्रोथ रेट हो सकते हैं, एक अर्थमेटिक एक जियोमेट्रिक। पहले हम अर्थमेटिक पढ़ते हैं। देखो अभी जो बताया अर्थमेटिक में जो सेल डिवीजन हो रहा है, ग्रोथ के लिए डिवीजन कौन सा होता है? माइटोसिस। ग्रोथ के लिए डिवीजन कौन सा होता है? माइटोसिस। कभी भी मियोसिस नहीं होता, ग्रोथ के लिए क्या होता है? माइटोसिस। मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है। तो अर्थमेटिक में ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन, केवल माइटोटिक डिवीजन से होता है। ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, दो में से एक डॉटर सेल कंटिन्यू लगातार डिवाइड कर रही है। दूसरी का क्या हुआ? दूसरी ने डिफरेंशिएशन कर लिया, ग्रोथ हो गई तो क्या कर लिया? डिफरेंशिएशन। ग्रोथ हो गई तो क्या कर लिया? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या हो जाती है? मैच्योर, मतलब परमानेंट हो गई, तो वो कभी डिवाइड नहीं करेंगी। इसका सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है, सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन इज एग्जाम्प्लीफाइड बाई, मतलब इसका सिंपल सा अगर इस चीज की खोज करनी है तो आप चले जाओगे रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट। उधर देखो बेस में लिखा था कि नहीं, कांस्टेंट रेट से होता है कि नहीं होता है? लिखा था ना 17,500, वो भी कांस्टेंट रेट से होता है। तो रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट, रूट इलोंगेशन जब भी होता है कांस्टेंट रेट से तो अर्थमेटिक ग्रोथ देखा जाता है। बताइए एग्जांपल क्या है? हाँ रैम है, लेकिन क्या विद कांस्टेंट रेट की विद रैंडम रेट? रूट इलोंगेशन विद कांस्टेंट रेट। जैसे फिगर 13.5 में कह रहा है जब हम इस लेंथ का और किसी भी लेंथ का, जिस ऑर्गन का हम निकाले लेंथ उसके और टाइम वर्सेस में ग्राफ निकाले तो कैसा आएगा? ये देखो इधर हमने टाइम ले लिया है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? टाइम। वाई एक्सिस पे क्या ले लिया है? वाई एक्सिस पे हाइट ले लिया। हाइट यानी लंबाई पौधे की, हाइट यानी लंबाई पौधे की। अच्छा तो यहां से क्यों नहीं स्टार्ट किया? यहां से क्यों स्टार्ट किया? भाई पहले कोई ना कोई तो ओरिजिनल लेंथ रही होगी ना, ओरिजिनल लेंथ कुछ तो होगी भाई, इतनी सी सही पर होगी तो, या लंबी 1 मीटर 2 मीटर कुछ तो रही होगी ना। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाइट जीरो हो। हाइट जीरो तुलना करोगे तो कहीं ना कहीं पड़ेंगे फाइनल हाइट और इनिशियल हाइट। तो ये इनिशियल हाइट को शो कर रहा है, ये फाइनल हाइट को शो कर रहा है, और ये शो कर रहा है कि कितने समय में, जैसे इस समय पर इतनी ग्रोथ हुई, इस समय पर इतनी, ऐसे ऐसे जोड़ देना, ऐसे इतने समय पर इतनी ग्रोथ हुई, इतने समय पर इतनी ग्रोथ हुई, इतने समय पर इतनी ग्रोथ हुई, इस समय पर इतनी ग्रोथ हुई, इस समय पर इतनी ग्रोथ हुई। तो हर समय पे ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। और इसको ध्यान यही रखना, कभी कभी ग्राफ आ जाता है वो नीचे से जोड़ के दिखा देते, गलत, नीचे से नहीं आएगा। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे दिखाएंगे? एल टी बराबर एल नॉट प्लस आर टी, टाइम टी पे ग्रोथ, शुरुआत की ग्रोथ टाइम जीरो पे ग्रोथ, ठीक है ना। और उसके बाद ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, आर को क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। और टी है टाइम, कितने समय में, हफ्ते भर में कि 10 दिन में कि 15 दिन में कि 1 महीने में कि 2 महीने में कि 1 वर्ष में, कितने दिन पे आप देख रहे हो, इसको बोलेंगे। आप बोल रहे हैं लेट अस नाउ सी द जियोमेट्रिकल ग्रोथ। अब हम जियोमेट्रिकल ग्रोथ में देखते हैं, लिखा है ज्यादातर सिस्टम में, ये क्वेश्चन यहां से आया है कि ज्यादातर सिस्टम में कौन सी ग्रोथ होती है? सिंगल चॉइस हो तो ज्यादातर सिस्टम में ग्रोथ कैसी होती है? ज्यादातर सिस्टम में जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है। शुरुआत में बड़ी स्लो स्लो होती है, शुरुआत में स्लो स्लो होती है, ये देखो शुरुआत में काफी स्लो स्लो है, ये शुरुआत में स्लो होती है, इसको बोलते हैं लैग फेज। क्या बोलते हैं? लैग फेज। अच्छा फिर अचानक से तेज होने लगती है, उसको बोलते हैं लॉग फेज। लॉग को एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, पहले लैग फिर लॉग। लॉग का दूसरा नाम एक्सपोनेंशियल फेज, लॉग का दूसरा नाम एक्सपोनेंशियल फेज। अच्छा उसके बाद आ जाएगी डी एक्सीलरेटरी फेज, डी एक्सीलरेटरी फेज यानी कम हो रही है, और फिर स्टेशनरी फेज, फिर स्टेशनरी फेज यानी क्या? ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ? शुरुआत में खाना ज्यादा था, सेल थी कम। शुरुआत में मान लो 50 सेल थी, अब 50 का डबल हुआ तो कितनी होगी? 100 का डबल, 200 का डबल। जैसे एक सिंपल सी बताते हैं, सिंपल सी गणित बताते हैं आपको, ये सच बात है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, आपके लेवल पे शायद ना पता हो, मेरे लेवल पे पता है कि अगर आप 500 रुपए का एक एसआईपी कराते हो, सिप होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप होता है। 500 रुपए की एसआईपी अगर आप कराते हो
तो आगे 30 साल में वो करोड़ में पहुंच जाएंगे, सिर्फ 500 रुपए महीने और करोड़ में पहुंच जाएंगे 30 साल में। हाँ सर, यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या होगा देखो, शुरुआत में आपको लगे बस 500 500 500 1000 1000 के बाद 1500 1500 के बाद 2000 2000 के बाद ये कभी वो वैल्यू लाख में आ जाएगी, तो लाख से मल्टीप्लाई करेगी, लाख से मल्टी, फिर करोड़ में कैसे पहुंच जाएगी, 50 लाख हुआ, डबल हुआ। इन्वेस्टमेंट होता रहता है, ऑटो इन्वेस्टमेंट होता है, इसका नाम ही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम SIP बोलते हैं, ठीक है ना। जो लोग भी होते हैं वो लोग कराते हैं सब लोग अपनी लाइफ में, ताकि छोटी छोटी सेविंग से बड़ी सेविंग बन सके, है ना। तो क्या होता है उससे, अब समझो जरा 500 से ये हुआ, और कहिए आपने हाथ मतलब आपने 5000 की करा दी 10 करोड़, आपने 10,000 की करा दी 20 करोड़, ऐसा होता है। अभी तक का जो मार्केट रेपो है, अभी तक का मार्केट रेपो 18 से 20% तक रिटर्न आता है उसमें। मेरा बताने का ये था कि जब स्टैब्लिश हो जाना तो करा लेना, है ना। क्या, हाँ मेरे तो हैं, मेरे हैं, मेरे क्यों ना हो। हाँ क्या हुआ, अरे उससे क्या मतलब, ये चीजें महिलाओं की उम्र और पुरुष की बचत नहीं पूछनी चाहिए। चलो आगे देखो, तो स्लो ग्रोथ, शुरुआत में स्लो ग्रोथ हुई यानी लैग फेज। तो मैं वही बता रहा था कंपाउंडिंग, यानी शुरू में सेल कम थी, शुरू में पैसा 500 लग रहा था, लेकिन एक साल का कितना हो गया 6000 रुपए, और ऐसे अगर हमने 10 साल कर लिया कितना हो गया 60,000 रुपए, है ना। और ऐसे ही आपने 30 साल का कितना हो गया, ऐसे जोड़ते जाओ तो वो चला जाएगा लाखों में, और जब लाख का होगा 30 साल तक आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो बढ़ जाएगा अचानक से। तो यहां पर सेल क्या थी, कम, सुनो सुनो, यहां सेल क्या थी, छोटी छोटी कम थी संख्या में, लग नहीं रहा था कि आपको तेजी से बढ़ेगी। यहां से लाते ही 1 लाख हो गई, 1 लाख से डबल हुआ 2 लाख, 2 लाख का डबल 4 लाख का डबल 8 लाख। तो ऐसे ही तो होता है। जो FD में, अगर आपकी कोई FD भी है, सुन लो मेरी बात, अगर आपकी कोई FD भी है, शुरुआत में आपको कम पैसा मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे FD मैच्योर होती आती, तो जैसे मान लो आपने 1 लाख की FD कराई, अब 1 लाख की FD पे आपको 7% इंटरेस्ट मिला, मतलब 7,000 रुपए मिला, अगली बार 1,07,000 पे हो जाएगा ना वो, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते डबल हो जाती है, होता नहीं है। पैसा ही होगा, रुपया नहीं होगा। आगे देखो, and increase rapidly therefore at an exponential rate, exponential phase। बोला गया पहले शुरुआती दौर में स्लो ग्रोथ हो रही थी, क्यों, सेल की संख्या कम थी, यानी सेल, पैसे वाला एग्जांपल इसलिए दिया जल्दी भेजे में घुसेगा, ठीक है ना। यानी क्या, शुरुआत में पैसा कम कम था, बाद में बढ़ा। बोथ प्रोजेनी सेल, यहां दोनों प्रोजेनी सेल डिवाइड होंगी, कौन सा डिवीजन करेगी, माइटोटिक डिवीजन, रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो, बोलते हैं लगातार डिवाइड करेगी और लगातार क्या है ऐड करेंगी सेल। हाउ एवर विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई। अब देखो क्या होगा, मान लिया कि यहाँ सेल यहाँ लाखों में पहुंच गई, मान लिया सेल 50 थी, यहाँ 4 लाख थी, यहाँ 8 लाख हो गई। अब यहाँ पे ये ग्रोथ स्लो क्यों होने लगी, क्योंकि अब खाना कम पड़ गया, अब खाना कम पड़ गया, जब खाना कम पड़ जाएगा तो सेल का डिवीजन भी तो स्लो हो जाएगा, अब सेल का डिवीजन भी स्लो हो जाएगा और फिर एक समय बंद हो जाएगा। तो इसलिए अब सेल की ग्रोथ जो है ना सैचुरेट हो गई, सेल की ग्रोथ सैचुरेट हो गई। देखो लिखा भी है, लिखा है कि जब खाना, हाउएवर, किंतु जब खाना कम पड़ जाता है तो ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है और स्टेशनरी फेट जाके मिल जाती है। कह रहा अगर हम इसका टाइम वर्सेस ग्रोथ का वो प्लॉट करें तो हमको सिग्मॉइड या एस कर्व मिलेगा, सिग्मॉइड या एस कर्व मिलेगा। सिग्मॉइड कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो जैसे उसका एग्जांपल था कांस्टेंट रेट से रूट में ग्रोथ होना, कांस्टेंट रेट से रूट में ग्रोथ होना, वो उसका एग्जांपल था। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है सिग्मॉइड कर्व आपको कहां पे मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सेल्स ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। अगर कोई लिविंग सेल नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो कर रही है तो आपको सिग्मॉइड कर्व मिलेगा। और कौन सा कर्व ज्यादा रिलैस्टिक है, सिग्मॉइड, ये आइडियल कर्व होता है।
देखो लिखा है इट इज टिपिकल, टिपिकल मतलब कॉमन, कॉमन होता है किसके लिए, सभी सेल के लिए, सभी टिश्यू के लिए, सभी ऑर्गन्स के लिए ऑफ द प्लांट। और कह रहा है कि क्या आपको सिग्माइड कर्व और भी कुछ मिल सकता है, ह्यूमन पॉपुलेशन और किसका, और किसका, और ये जो क्वेश्चन पूछा है इसका व्हाट काइंड ऑफ, और मिलेगा आपको ओडीसी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एक ह्यूमन पॉपुलेशन का मिलेगा, वो भी हम लोग ने पढ़ा था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और एक मिलेगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं ओडीसी, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। और मिलेगा आपको ये जो सीजनल एक्टिविटीज में, सीजनल एक्टिविटीज में कोई प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो भी आपको इस तरह का ग्राफ मिल सकता है। क्या कह रहा है, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो है उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे W1 बराबर W नॉट e की पावर RT, W1 बराबर W नॉट e की पावर RT। आप देख लो कोई चीज एक्सपोनेंशियल में होती तो पावर में आ जाती है वो, तो यानी क्या हो गया W1 फाइनल साइज या वेट या हाइट या नंबर, W नॉट इनिशियल साइज इन द एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड जीरो, R ग्रोथ रेट और T टाइम, और E है बेस ऑफ नेचुरल लॉग, बेस ऑफ नेचुरल लॉग, ठीक है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये देखो जो मैं बोल रहा था ना आइडियल कौन सा है, ये देखो यहां से क्वेश्चन लिया गया है। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन, मुझे याद था कि कहीं ना कहीं है आइडियल पूछा गया था, यहां से क्वेश्चन उठाया था, मतलब कोने कोने से क्वेश्चन उठाता है, कोने कोने से नहीं, ठीक है। आइडियल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व टिपिकल सेल इन द कल्चर एंड मैनी हायर प्लांट एंड प्लांट ऑर्गन, ये लाइन उठाएगा या उठाया था तो यहीं से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोलेगा, टिपिकल सेल इन कल्चर, मतलब सेल को हमने कल्चर करा रखा है किसी मीडियम में, और मैनी हायर प्लांट एंड प्लांट ऑर्गन्स, ऐसे ही बहुत सारे हायर प्लांट में होता है और बहुत सारे प्लांट के ऑर्गन्स में हो सकता है, ऑर्गन में होता है तो टिश्यू में हो सकता है, टिश्यू में होता है तो सेल में हो सकता है, राइट। अच्छा यहाँ पे बोल रहे, यहाँ पे जो R है इसको आप रिलेटिव ग्रोथ रेट बोलो, अभी तक क्या बोल रहे थे, आप क्या बोलने लगे, क्यों, क्योंकि R की वैल्यू कभी कम कभी ज्यादा। आप बताइए इस जगह बताइए, शुरुआत में R की वैल्यू काफी कम रही होगी तो स्लो ग्रोथ हुआ, एक्सपोनेंशियल वाले में बहुत ज्यादा रही होगी फिर फास्ट हो गया, यहां आते घटने लगी, यहां आते जीरो हो गई, ठीक है ना। तो यानी क्या, यहाँ पे अलग अलग रिस्पेक्ट पे अलग अलग चल रहा है, तो यहाँ R को हम ग्रोथ रेट ना बोल के रिलेटिव ग्रोथ बोलेंगे। देखो लिखा हुआ है क्या होता है रिलेटिव ग्रोथ, इट इज ऑल्सो द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। कई बार पूछा गया है ये क्या शो करता है, रिलेटिव ग्रोथ रेट, और क्या शो करता है, ऑल्सो बोला है ना, और क्या शो करता है, बोलना प्लांट के अंदर कितना नया नया मटेरियल ऐड हुआ है, ये उसकी क्षमता को एक्सप्रेस करता है। बताइए प्लांट में कितना नया मटेरियल ऐड हुआ है, ये उसके ऐड होने की क्षमता को दर्शाता है। बताइए लिखा है ना, एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल रिफर्ड एज एफिशिएंसी इंडेक्स, मतलब रिलेटिव ग्रोथ रेट का दूसरा नाम एफिशिएंसी इंडेक्स, रिलेटिव ग्रोथ रेट का दूसरा नाम। और एफिशिएंसी इंडेक्स क्या होता है, कितना नया प्लांट मटेरियल ऐड हुआ है, कितना नया प्लांट मटेरियल उस समय ऐड हुआ है, बस इसको बोलते हैं रिलेटिव इंडेक्स, रिलेटिव ग्रोथ रेट, या बोलते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स। और इसीलिए कहते हैं कि फाइनल साइज हमेशा किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल साइज। फाइनल साइज किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल साइज पर। तभी तो बोला था W1 बराबर W नॉट e की पावर RT, यानी W1 कितना होगा ये डिपेंड करेगा W नॉट पर, W नॉट पर डिपेंड करेगा। अब देखिए यहां एक बहुत अच्छा टॉपिक आ गया है, ये पहले पूछा गया है कि दोनों में 5-5 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई है, दोनों पत्तियों में A और B में दोनों में 5-5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हुई है। तो कह रहा है कि बताओ किस, कंपेयर करिए किसमें कितनी एब्सोल्यूट ग्रोथ हुई है, कितनी रिलेटिव। देखो दो टॉपिक आ गया, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट। पहले एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट समझिए, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज। और अगर हम इसको वो बोल दे रिलेटिव ग्रोथ रेट, तो सुनिएगा बोलेंगे फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज और उसका रेशियो, शुरुआती दौर से उसकी तुलना, ठीक है। फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज अपॉन शुरुआत में कितना था, अपॉन इनिशियल साइज, ठीक है ना ये। और परसेंटेज में निकालना है तो 100, ठीक है। चलिए जरा इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बताओ, इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है, फाइनल था 10 और पहले था 5,
तो 10 माइनस 5 बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बताइए जरा, इसका 55 में से 50 यानी AGR क्या आएगा? 55 माइनस 50 बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बराबर आ रहा है, दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बराबर आ रहा है, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट देखते हैं। इसका RGR निकालेंगे तो देखो 10 माइनस 5 बटे 5 तो आ जाएगा, और 100 से गुणा करिए तो आ जाएगा, ये 5 से 5 गया तो आ जाएगा 100%, यानी 100% रिलेटिव ग्रोथ हुई। देखो 5 था और 5 ही की वृद्धि हुई तो 10 हो गया, तो कितने परसेंट वृद्धि हुई? 100% वृद्धि हुई। यहां जरा चेक करिए, यहां 50 था और 5 सेंटीमीटर वृद्धि हुई तो कितनी वृद्धि हुई? 5 बटे 50 इंटू 100, तो यहाँ 1/10 और ये 1 0 गया 10%। यहां 10% रिलेटिव ग्रोथ रेट है, वहां पर कितना है? 100% है। बताइए तो किसमें रिलेटिव ग्रोथ रेट ज्यादा है? इसीलिए कह रहा था कि फाइनल साइज डिसाइड करेगा, इनिशियल साइज डिसाइड करेगा कि फाइनल साइज कितना है। समझ में आई बात? आप देख लो, इनिशियल साइज यहाँ पे 5 था और फाइनल साइज यहाँ पे 10 था, यहाँ ज्यादा ग्रोथ हो गई। यहाँ पे इनिशियल साइज देखो ज्यादा था और अब कम ग्रोथ हुई, तो यहाँ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कम हुई, 10% हुई। यहाँ कितनी हो गई? 100%। तो फाइनल साइज किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल साइज पर। समझ में आई बात? अब देखो, आप कहता है क्वांटिटी का कंपेयर करेंगे अब हम क्वांटिटी का कंपेयर करेंगे। किस क्वांटिटी का बोल रहा है? फाइनल और इनिशियल क्वांटिटी का। फाइनल और इनिशियल क्वांटिटी का कंपेयर करेंगे तो लिखा है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन ऑल्सो मेड इन 2 वे। बोलते बताइए क्वांटिटी का कंपेयर कितने तरीके से किया जा सकता है? क्वांटिटी का कंपेयर कितने तरीके से किया जा सकता है? 2 तरीके से। पहला एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, राइट, और दूसरा रिलेटिव ग्रोथ रेट। देखो लिखा है मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ध्यान से सुनना, कह रहे हैं मेजरमेंट अगर हम करें और तुलना करें टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम किस टर्म्स में? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहलाएगा। कह रहा है जब टोटल ग्रोथ बोल दे तो आप एब्सोल्यूट बोलना, और अगर बोल दे विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पैरामीटर तो आप बता देना रिलेटिव ग्रोथ रेट। देखो क्या लिखा है, द ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एट ए कॉमन बेसिस। देखो ये एक नया वर्ड आया, कॉमन बेसिस। जब टोटल ग्रोथ की बात करें तो टोटल ग्रोथ की बात करें तो क्या, और अगर कॉमन बेसिस का मतलब है कि तुलना करेगा इनिशियल पैरामीटर से। देखो क्या कह रहा है, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। कह रहा है पर यूनिट इनिशियल, कॉमन बेसिस का मतलब होता है इनिशियल पैरामीटर से कंपेयर करना है हमें, तब इसको RGR बोलेंगे, यानी रिलेटिव ग्रोथ रेट। कह रहा है फिगर 13.7 में 2 पत्तियां ली थी, A और B, दोनों के अंदर डिफरेंट साइज में वृद्धि हुई, बट शोज एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एरिया ऑफ गिवन टाइम इन द गिवन लीफ A डैश B डैश। बोलने लगे दोनों में अलग अलग वृद्धि हुई, एक में A डैश हो गई वृद्धि होगी, एक में B डैश हो गई। तो बोल रहा है हाउ ऑफ देम सो मच हायर रिलेटिव ग्रोथ रेट, किसमें ज्यादा रिलेटिव ग्रोथ रेट है, क्यों और कैसे? तो आप बोलना A वाले में ज्यादा था। क्यों? क्योंकि उसमें 5 थी और 5 ही की वृद्धि हुई, तो 100% वृद्धि हो गई। जब 100% वृद्धि हो गई तो रिलेटिव ग्रोथ रेट उसकी कैसी थी? ज्यादा की कम हो गई? ज्यादा। कंडीशंस फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए कुछ कंडीशंस है। ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशन है? देखो कह रहा है कि आप लिख के देखो क्या क्या कंडीशंस है। तो जब आप लिख के देखोगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे आपको पता लगेगा ग्रोथ के लिए पानी चाहिए, पानी के बिना ग्रोथ नहीं हो सकता है ना। आपने देखा होगा पौधे को पानी मत दो गर्मियों में, भीषण गर्मी पर लटक जाएगा, गमले में पौधा जो है लटक जाएगा, देखा होगा। और 1-2 दिन और ना दो, सूख जाएगा। यानी पहले आप देखो पानी नहीं दोगे ना, लटक जाएगा। और जैसे ही पानी आप दोगे सुबह सुबह, कभी कभी हो जाता है बहुत गर्मी पड़ रही हो गमलों में स्पेशली, क्या होता है आपने आज पानी दिया और फिर कल सुबह देने जाओगे तब तक वो लटक जाता है। उसको दोनों टाइम गर्मियों में चाहिए होता है, मतलब पौधे के। देखो फिर लिखा है ऑक्सीजन चाहिए, और क्या चाहिए? ऑक्सीजन, यानी वाटर के साथ साथ और क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट चाहिए। ये सारे ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। द प्लांट सेल ग्रो इन साइज बाय सेल इनलार्जमेंट। ये देखो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, प्लांट सेल ग्रोथ करती है साइज में सेल इनलार्जमेंट द्वारा।
सेल इलार्जमेंट, देखो सेल लेवल पे ग्रोथ इलोंगेशन पे नहीं होती, इलार्जमेंट पे होती है। आपने जब भी सेल के लिए पढ़ा है तो सेल इलार्ज होती है, इलोंगेट नहीं। जोन होता है इलोंगेशन। विच टर्न रिक्वायर वाटर, कह रहा है जब भी किसी सेल को इलार्ज होना होगा तो पानी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पानी चारों तरफ प्रभाव डालेगा, पानी चारों तरफ उसको फैलाएगा, प्रोटोप्लास्ट को, प्रोटोप्लास्ट चारों तरफ फैलेगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, तो पौधे की सेल का ग्रोथ हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन 4 बार रिपीटेड है, ये 4 बार रिपीटेड है, मतलब लाइनों में कभी आया, कभी स्टेटमेंट में आया, कभी मैचिंग में आया, लेकिन आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कोने कोने की लाइन है ये, देखो। टर्जिडिटी ऑफ सेल, टर्जिडिटी ऑफ सेल ये एक्सटेंशन ग्रोथ में मदद करती है। एक्सटेंशन यानी एक्सटेंड कर रही, फैला रही है चीजों को। यानी अगर किसी सेल में फूल जाए, कोई सेल पानी पीकर फूल जाए, इसका ये मतलब होता है पानी पीकर कोई सेल फूल गई तो टर्जिड हो गई, और अगर टर्जिड हो गई तो एक्सटेंशन ग्रोथ हो जाएगी, तो ग्रोथ में एक्सटेंशन आ जाएगा, मतलब ग्रोथ बढ़ जाएगी, थोड़ी वृद्धि ज्यादा हो जाएगी। ये लाइन बहुत बार आई हुई है, टर्जिडिटी ऑफ सेल, यही सेम लाइन थी, हेल्प्स इन एक्सटेंशन ग्रोथ, हेल्प्स इन एक्सटेंशन ग्रोथ। इसका मतलब प्लांट का ग्रोथ और प्लांट का डेवलपमेंट, यानी प्लांट का ग्रोथ और प्लांट का डेवलपमेंट अल्टीमेटली, इन्होंने इंटीमेटली लिखा है ना, अल्टीमेटली लिंक टू द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट की ग्रोथ और प्लांट का डेवलपमेंट फाइनली किस पर डिपेंड करता है, तो फाइनली डिपेंड करता है किस पर, वाटर स्टेटस पर, वाटर स्टेटस पर। पानी और क्या प्रोवाइड करता है, मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, पानी और क्या प्रोवाइड करता है, मीडियम, किसके लिए, फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नीडेड फॉर ग्रोथ, नीडेड फॉर ग्रोथ। ऑक्सीजन हेल्प्स इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ऑक्सीजन क्या करता है आप बताओ। अच्छा, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर अभी पढ़ के आए हो, ऑक्सीजन नहीं होता तो एटीपी नहीं मिलती, एटीपी नहीं मिलती तो ग्रोथ कैसे हो जाए, अभी पढ़ा था ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए, तो ऑक्सीजन से मेटाबॉलिक एनर्जी निकलती है और उसी से ग्रोथ की एक्टिविटीज होती है, अभी हमने पढ़ा था शुरुआत में। अच्छा, कह रहा है न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट में दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट। जो पौधा कम मात्रा में यूज करता है उसे माइक्रो, जो ज्यादा मात्रा में यूज करता है, पहले एक चैप्टर था मिनरल न्यूट्रिशन, उसमें था, अब हट गया है। तो न्यूट्रिएंट्स में दो होते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये रिक्वायर्ड होते हैं पौधे को क्या बनाने के लिए, प्रोटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, ये भी प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए क्या चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट की, मैक्रो की, दोनों, माइक्रो मैक्रो की दोनों। और ये जो और न्यूट्रिएंट हमेशा किस काम आएगा, एनर्जी निकालने की, अरे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अच्छा, इसके अलावा कह रहा है ग्रोथ के लिए और क्या चाहिए, अच्छा बताओ, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। जैसे पौधे को खूब खाना चाहिए, हमने दिया, पौधे को ऑक्सीजन चाहिए, हमने दिया, लेकिन इस समय की बात करो, इस समय के हालात, इस समय टेम्परेचर बहुत लो है, एंजाइम काम ही नहीं कर पाएगा, एंजाइम काम ही नहीं कर पाएगा, तो बताओ किस पौधे की ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, हो ही नहीं रही है। कुछ कुछ फ्लावरिंग प्लांट को छोड़ दिया जाए, जो फूल वगैरह लगते हैं, बाकी में ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां झड़ रही है, इस समय पतझड़ का सीजन चल रहा है। और अब वापस पत्तियां कब आएंगी, जब फेवरेबल पीरियड होगा। सबसे फेवरेबल पीरियड पौधे के लिए है कौन सा, बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन, पौधे के लिए भी जीव जंतुओं के लिए भी सबसे, कहते नहीं, सुहाना मौसम हो जाता है, पिंक वेदर हो जाता है। इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोथ। कहता है कि जब टेम्परेचर बेस्ट होगा तो ग्रोथ भी होगी। क्यों ग्रोथ होगी, क्योंकि एंजाइम परफेक्ट काम करेंगे, एंजाइम परफेक्ट काम करेंगे तो वृद्धि को सपोर्ट करेंगे कि अपोज करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कह रहा कोई भी अगर डेविएशन हो गया, कोई भी आपने कंपोनेंट विचलित कर दिया, पानी नहीं दिया, ऑक्सीजन नहीं दी, न्यूट्रिएंट नहीं दिया, टेम्परेचर सुटेबल नहीं है, तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। डेट्रीमेंटल का मतलब दुष्प्रभाव, तो दुष्प्रभाव पड़ेगा किसके लिए, प्लांट के सर्वाइवल के लिए। और इन्वायरमेंट के सिग्नल भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे रूट की ग्रोथ के लिए क्या होता है, रूट की ग्रोथ के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जिम्मेदार है। आप बताओ ग्रेविटी की तरफ कौन जाता है, रूट, और लाइट की तरफ। अच्छा, कभी आपके घर में कोई गमला रखा हो और कोई और आपके छज्जे पे रखा हो, टेरेस पे, और आपके वहां धूप इधर से आती है, तो आप देखना धूप इधर से आती मान लो, तो इसकी डाल इस तरफ झुक जाएगी, इसकी डाल उस तरफ झुक जाएगी, कारण ये है। और अगर आपको उसकी डाल सीधी करनी है तो उल्टा करके रख दो, उल्टा रख दो, फिर सीधा हो जाएगा।
है ना? एनी डेविएशन फ्रॉम रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल. इन्वायरमेंटल सिग्नल जैसे लाइट और ग्रेविटी. लाइट किसके लिए है? स्टेम और फ्लावर और इनके लिए, लीफ के लिए. और ग्रेविटी किसके लिए? रूट वगैरह के लिए, रूट वगैरह के लिए. सर्टेन अफेक्ट सर्टेन फेज या स्टेज ऑफ ग्रोथ. ये सर्टेन फेज को अफेक्ट करता है, सर्टेन फेज को अफेक्ट करता है. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा टॉपिक है. तीन चीजें समझिए. अब तीन चीजें समझिए. ग्रोथ के बाद क्या होता है? ग्रोथ के बाद क्या होता है? हाँ, डिफरेंशिएशन. पहले ग्रोथ हुआ, फिर डिफरेंशिएशन होगा. ठीक. अब देखो होगा क्या. इन्होंने कहा डिफरेंशिएशन क्या होता है. ये मेरिस्मेटिक सेल है. समझिए, बड़ा आसान टॉपिक है. मेरिस्मेटिक सेल जो है वो लगातार तेजी से डिवाइड हो रही थी. अचानक उसने अपना सेल डिवीजन रोक दिया और इस घटना को बोलते हैं डिफरेंशिएशन. इस घटना को बोलते हैं डिफरेंशिएशन या मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन. ठीक है. देखिए क्या बोला गया. रैम और सैम, ये रहा रैम, ये रहा सैम, ये दोनों तेजी से डिवाइड हो रही थी. ठीक है. कह रहा है या तो कैम्बियम की बात कर लो, अगर ये डिफरेंशिएट हो गई और मैच्योर हो गई और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगी. देखो पहले कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म, रैम का कोई फंक्शन नहीं है. डिवाइड डिवाइड एंड डिवाइड. सैम का डिवाइड डिवाइड एंड डिवाइड. लेकिन अब ये रुक गई. रुक जाना मतलब डिफरेंशिएट हो जाना. और क्या क्या हो जाएंगी? मैच्योर, यानी परमानेंट सेल में बदल गई. और परमानेंट सेल का कोई ना कोई काम जरूर होता है. परमानेंट सेल का कोई ना कोई काम जरूर होता है ना. जब कोई मैच्योर हो जाता है, हम सब में, हम लोग जैसे अब मैच्योर हो गए, ऐसा तो है नहीं आप कोई ना कोई काम तो करोगे ही लाइफ में. कोई ना कोई काम करेंगे ही. डॉक्टर बन गए, नहीं बने, कुछ करेंगे. कुछ कहाँ पढ़ाई करके कुछ कर लोगे, कुछ जॉब कर रही है फाइनली, है ना. तो कहने का मतलब ये कुछ ना कुछ तो कुछ करोगे ही ना मैच्योरिटी के बाद. तो यानी जब भी सेल मैच्योर हो जाती है तो उसको काम सौंप दिया जाता है. और वो काम कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रोटेक्शन, जैसे सपोर्ट, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे एसेट्रा. इस घटना को, इस मैचुरेशन वाली घटना को डिफरेंशिएशन कहते हैं. अब समझ में आएगी बात. डिफरेंशिएशन कहते हैं. और इसी के बाद पौधे में परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं. परमानेंट टिश्यूज जैसे सिंपल वाला पूछा जाए तो बताना पीसीएम, पीसीएस, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. पीसीएस, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. और अगर आपसे सिंपल ना पूछे, कंपाउंड पूछे, तो दो, जाइलम और फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम. जब भी कभी डिफरेंशिएशन होता है तो सेल के अंदर थोड़े से लेकर के ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंज देखे जा सकते हैं. कहता कुछ चेंज भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा चेंज भी हो सकते हैं. डिपेंड करता है कितने परिवर्तन हो रहे हैं. तो कुछ चेंज होते हैं कि मेजर चेंज हो सकते हैं कि दोनों दोनों हो सकते हैं. और कहां पे चेंज होगी? सबसे ज्यादा चेंज होता है सेल वॉल में, और दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म में, क्योंकि सेल हो गई मैच्योर. और अभी पीछे पढ़ के आए कि मैच्योरेशन जोन में दो जगह बदलाव सबसे ज्यादा आता है. एक तो प्रोटोप्लाज्म में, और दूसरा सेल वॉल मोटी हो जाती है. याद आया? तो ये देखो, सबसे ज्यादा सेल वॉल में चेंज आता है, दूसरा प्रोटोप्लाज्म में. या तो अब देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है फॉर एग्जांपल ट्रैकरी एलिमेंट. ट्रैकरी एलिमेंट मतलब जाइलम का एलिमेंट. जाइलम में जो ट्रैकिड्स होती है उसको बोलते हैं ट्रैकरी एलिमेंट. ट्रैकरी एलिमेंट में जब सेल मैच्योर हो जाती है तो प्रोटोप्लाज्म भी गायब हो जाता है. मतलब वो डेड हो जाएगी कि लिविंग? डेड हो जाएगी कि लिविंग? अच्छा, फिर कह रहा है और क्या होगा? और बहुत स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी वॉल बन जाती है. देखो सेकेंडरी बनी कि प्राइमरी? कैसी बनी? बहुत स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग? बहुत स्ट्रॉन्ग. इलास्टिक की नॉन इलास्टिक? लिग्निन, सेलुलोज के साथ साथ लिग्निन भी आ गया. इससे क्या फायदा होगा? इससे पानी को लंबी दूरी तक ले जा सकता है और पानी की एक्सट्रीम टेंशन को यानी तनाव को झेल सकता है. कह रहा है कि यही कहता है. इसको आप एनाटॉमी से जोड़ के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि यूकेलिप्टस जैसे बड़े बड़े पौधे में पानी जब ऊपर तक पहुंचाया जाता है तो पानी का एक टेंशन क्रिएट होता है. उस टेंशन को झेल लेने के लिए पाइपलाइंस होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि उनकी नसें फट जानी चाहिए, उसकी नसें नहीं फटनी चाहिए. और ऐसा तभी होगा जब उसकी सेल वॉल काफी मजबूत हो. मजबूत की काफी मजबूत? वेरी स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग? वेरी स्ट्रॉन्ग. इलास्टिक की इन इलास्टिक? अच्छा, अगर कोई चीज इलास्टिक होगी तो वैसे फट जाएगी, अगर हल्की इलास्टिसिटी होगी तो जल्दी नहीं फटती, है ना. फिर क्या बोला गया? दे ऑल्सो डेवलप्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी वॉल, ताकि लंबी दूरी तक ज्यादा से ज्यादा टेंशन को झेल सके. एक घटना हुई है डिफरेंशिएशन.
अब जरा सोचो, जरा अब हमारे पास पौधे के पास पैरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, कंपाउंड की बात करें तो जाइलम है, फ्लोएम है। अब पौधे ने सोचा कि चलो प्राइमरी ग्रोथ तो हो गई, सेकेंडरी ग्रोथ कर लेते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या होगा, फिर से एक नया मेरिस्टेम बनाना है। फिर से जिस सेल में क्षमता खो गई थी उन्हीं सेल में क्षमता दोबारा आ जाएगी, क्या करने की, डिवाइड करने की। देखो जब डिवाइडिंग सेल में पावर ऑफ डिवीजन लॉस हो जाए तो इसे डिफरेंशिएशन, और फिर से आ जाए डी डिफरेंशिएशन, तो फिर से आ रही है। देखो क्यों आ रही, क्योंकि अब पौधे को सेकेंडरी ग्रोथ करना है। देखो क्या लिखा है, या फिर घाव को भरना है। प्लांट के अंदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है क्या, कि लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल, कहता वो सेल जो जिंदा है और जिनमें डिफरेंशिएशन हो चुका है। देखो पास्ट टेंस की बात कर रहा है, डिफरेंशिएटेड यानी जो इसमें डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब उसमें वापस लिखा हुआ है दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी, कह रहा है यानी कि डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब उसमें डिवाइड करने की क्षमता खो गई थी या खत्म हो गई थी, उसमें दोबारा रीगेन कर ले, किसको, डिवीजन को। कब, अंडर सर्टेन कंडीशन। मैं बताता हूं, एक तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय और दूसरा वुंड हीलिंग के समय। अगर कोई कुल्हाड़ी से मार दे पौधे को, कुल्हाड़ी मार दे और काटे नहीं, बता होता नहीं, कुछ लोग कुल्हाड़ी जमीन पे न रख के कुल्हाड़ी ऐसे मार के और फिर उसके बाद मुंह धो के फिर निकाल के चल देते, नहीं होता है। हाँ पुष्पा, हाँ वही पुष्पा। देखो हम लोग आगे, दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन। इस फिनोमिना को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, इस घटना को डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है इसका, कह रहा है मेरिस्टेम का बनना, कौन सा मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या कॉर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेनकाइमेटस सेल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने बोला था पैरेनकाइमा से ही ज्यादातर चीजें बनती है। ज्यादातर चीजें किससे बनती है, पैरेनकाइमा से। यानी कैम्बियम का निर्माण किस परमानेंट टिश्यू से होता है, ये बताओ। पैरेनकाइमा, कैम्बियम का निर्माण किस परमानेंट टिश्यू से होता है, पैरेनकाइमा। फुल्ली डिफरेंशिएटेड की अनडिफरेंशिएटेड, फुल्ली डिफरेंशिएटेड की अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है ना। क्या कह रहा है, व्हाइल डूइंग सो, जब हम ये बात कर रहे हैं, सच मेरिस्टेम tissue are able to divide and produce cell that again lost the capacity to divide but mature to perform the specific function। अब जरा सोचो क्या कह गया, देखो या तो एनसीईआरटी रट लो या तो दिमाग में समझ लो। अब कह रहा है कि जब उसने डिवीजन कर दिया तो कुछ ना कुछ नई नई कोशिकाएं बना दी उसने, ठीक है ना। अब उस कोशिका में पावर ऑफ डिवीजन दोबारा, अरे घाव भर गया मेरे भाई, तो क्या भरता जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा पौधे की ग्रोथ हो गई, अब कितनी फट जाएगा क्या, तो एक लिमिट तक ही होगी। उस समय दोबारा सेल डिवीजन लॉस करना पड़ेगा। इस घटना को हम क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन। अब समझ आ गई बात, तो रीडिफरेंशिएशन बोलेंगे। कह रहा है लिस्ट द सम टिश्यू ऑफ वुडी डाइकॉट प्लांट, कहता है डाइकॉट प्लांट में जो सख्त होते हैं डाइकॉट प्लांट, उनमें प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन का लिस्ट बताना है, हम आपको बताते हैं। जैसे छाल, बार्क, ठीक है ना, जैसे कॉर्क, जैसे नहीं पेरिस्पर्म नहीं था वो, पेरिस्पर्म तो अलग हो गया है ना, गड़बड़ा देते हो सब। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। लिखा हुआ है, कहता है ट्यूमर को क्या बुलाओगे, ट्यूमर को क्या बुलाएंगे, ट्यूमर को। देखो ट्यूमर को क्या बुलाएंगे, देखो मेरिस्मेटिक सेल से पहले परमानेंट सेल बना, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। फिर परमानेंट सेल में दोबारा पावर ऑफ डिवीजन आ गई, और ट्यूमर कभी रुकता नहीं है, लगातार डिवाइड होता रहेगा। तो क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन। कह रहा है कि व्हाट वुड यू कॉल द पैरेनकाइमा सेल that are made to divide under control laboratory condition, यानी कैलस की बात कर रहा है। कैलस किसका उदाहरण है, वो भी डी डिफरेंशिएशन का उदाहरण है, जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर में हम लोग ने पढ़ा था। प्लांट टिश्यू कल्चर में कैलस पढ़ा था। कैलस इज द मास ऑफ द सेल which has ability to divide under certain plant hormone। कह रहा है अब ये वाले पैरा से
एक क्वेश्चन अक्सर आता है अगर बना तो, और क्या क्या आता है देखना, ध्यान से देखना। कह रहा है वी हैव मेंशन दैट ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन। कह रहा है हमने पहले पढ़ा था कि ग्रोथ ओपन है, तो डिफरेंशिएशन भी तो ओपन हुआ। क्यों? क्योंकि जिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ग्रोथ हो रही है उसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिवीजन हो रहा है। क्यों? सॉरी, डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। क्यों? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने ग्रोथ किया सेल का नंबर बढ़ा के, और इसने डिफरेंशिएशन किया सेल के ग्रोथ को, सेल के को मैच्योर करके। तो दोनों एक ही टिश्यू से हो रहा है कि अलग अलग? तो जब एक बार बोला है कि ग्रोथ ओपन है तो डिफरेंशिएशन भी तो ओपन हुआ। देखो क्या लिखा है, जैसा हम पहले बोल चुके हैं कि ग्रोथ प्लांट में ओपन होती है, इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। देखो कह रहा है, अब जाके कहा है, यहां से क्वेश्चन आएगा। कह रहा है प्लांट में ग्रोथ इनडिटर्मिनेट भी डिटर्मिनेट भी दोनों होती है, लेकिन मेनली कैसी होती है? हाँ, रेयरली कैसी होती है। लेकिन अगर पूछा जाए प्लांट में ग्रोथ कैसी होती, बोथ ए एंड बी। नाउ वी मे से, अब हमें बोलना चाहिए इवन डिफरेंशिएशन इन द प्लांट इज ओपन। तो देखो डिफरेंशिएशन भी ओपन है। क्यों? क्योंकि जो टिश्यू उसको बना रहा था वही इसको बना रहा है। नाम क्या? सेम मेरिस्टेम। सेम मेरिस्टेम से मैच्योरिटी के बाद डिफरेंट स्ट्रक्चर भी बना, और सेम मेरिस्टेम से ग्रोथ भी हुई थी। बोलिए सही है कि नहीं? ठीक है। कह रहा फाइनल स्ट्रक्चर, फाइनल, अभी पहले बोल रहा था ना फाइनल ग्रोथ डिपेंड अपॉन द इनिशियल ग्रोथ। अब यहां फाइनल स्ट्रक्चर, क्योंकि डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है, फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ द सेल इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ सेल विद इन। कहता है इनिशियल पर तो डिपेंड करता ही करता है, फाइनल स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करता है, लेकिन और किस पर डिपेंड करता है? लोकेशन। और किस पर डिपेंड करता है? लोकेशन। फाइनल, जैसे फाइनल लेंथ किस पर डिपेंड कर रही थी? इनिशियल पर। वैसे फाइनल स्ट्रक्चर किससे डिटरमाइंड होता है? इनिशियल से। एंड आल्सो ऑन द लोकेशन ऑफ द सेल, लोकेशन ऑफ द सेल पर भी डिपेंड कर रहा है। कैसा? कह रहा है कि सेल की पोजीशन, अगर देखो ये रैम है, ये रैम यहां बैठा है मान लो। अब एक सेल यहां पे है, एक सेल बीच में है, तो जो किनारे वाली सेल है वो एपिडर्मिस बनाएगी और सेंटर वाली सेल पिथ बनाएगी। बोलो। अच्छा, इसकी अगर इसने एपिडर्मिस बना लिया तो इसके नीचे वाली सेल हाइपोडर्मिस बनाएगी, लेकिन रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती तो कॉर्टेक्स बना देगी। बोलो भाई, ठीक है ना? तो क्या बोल रहा है कि सेल की पोजीशनिंग अगर रूट सैम एपिकल से, अगर कह रहा है रैम से दूर है कोई, तो रूट कैप बनाएगी। वो नीचे की तरफ देख रहा है, अगर इधर होती तो रूट कैप बना देती, इधर होती एपिडर्मिस बना देती, ठीक है ना? एपिडर्मिस के नीचे होती कॉर्टेक्स बना देती, सेंटर में होती पिथ बना देती। बोलो क्लियर है? कह रहा है कि अगर सैम के नीचे की तरफ हम देख रहे हैं तो रूट कैप बनाएगी, किनारे की तरफ देखने लगे पेरीफेरी पे तो एपिडर्मिस बनाएगी, सेंटर में देखने लगे क्या बना देगी? पिथ बना देगी। ठीक है ना? देखो लिखा भी है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से बोल दिया, लिखा हुआ है दीज पुश्ड द पेरीफेरी। अगर पेरीफेरी में है तो मैच्योर होगी कैसे? एपिडर्मिस। और अगर एपिडर्मिस के नीचे है तो कैसे मैच्योर होगी? कॉर्टेक्स। और अगर सेंटर में है तो कैसे मैच्योर होगी? हाँ, वो एग्जांपल इन्होंने नहीं लिखे, हमने आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल बता दिए ना। कैन यू ऐड फ्यू मोर एग्जांपल? इसीलिए मैंने बताया क्योंकि उन्होंने पूछा है, अपने मन से नहीं बताया। क्या लिखा हुआ है? फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ ओपन डिफरेंशिएशन कोरिलेटिंग द पोजीशनिंग ऑफ द सेल इट्स पोजीशन इन अ ऑर्गन। बोलते हैं ऑर्गन में पोजीशन के हिसाब से बता दो। तो देखो हम और थोड़ा क्लियर कर रहे हैं। पेरीफेरी में तो एपिडर्मिस, उसके नीचे हुई तो कॉर्टेक्स, उसके नीचे हो गई तो एंडोडर्मिस, उसके नीचे हो गई तो फिर क्या? फ्लोएम, उसके नीचे जाइलम, सबसे अंदर और पेरिसाइकिल भी उसके बाहर बनेगी। ठीक है ना? अब क्या बोला है? बोला है डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज द टर्म। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है दोनों का जोड़, दोनों का जोड़। ऑल द चेंज that the organism through during its life cycle from germination of seed to senescence, germination of seed to senescence, क्या जितने चेंजेस हो रहे हैं, कहां से कहां तक जितने चेंजेस हो रहे हैं किसमें? ऑर्गेनिज्म में। कब? अपनी लाइफ साइकिल के दौरान। अपनी लाइफ साइकिल के दौरान मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक। अच्छा, यहां तो जन्म और मृत्यु लिखा नहीं, सीड के जर्मिनेशन से जन्म हो गया उसका, और सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद मृत्यु हो जाएगी। यानी अब किसी की भी लाइफ साइकिल में के दौरान जो भी चेंज आता है
जिसमें दो घटनाओं का क्रम शामिल होता है, एक ग्रोथ और दूसरा डिफरेंशिएशन। और कह रहा है इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विद इन द कॉन्स्टिट्यूट द डेवलपमेंट ऑफ ए सेल। कहता है एक सेल का डेवलपमेंट हम दिखा रहे हैं, एक सेल का डेवलपमेंट दिखा रहे हैं इन हायर प्लांट। गिवन फिगर में किसका दिखाया गया, एक सेल का कि पूरे प्लांट का, एक सेल का दिखाया गया है कि एक सेल का फ्यूचर क्या होता है। और इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर टिश्यू एंड ऑर्गन। कहता है जिस प्रकार एक सेल के लिए वैलिड होता है वैसे टिश्यू और ऑर्गन के लिए भी वैलिड होता है डेवलपमेंट। ये देखिए, ये क्वेश्चन एक बार यहां से आया था ऑप्शन में, सुनना मेरी बात, ये फिगर दे दिया और बोलने लगा दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन प्लांट, ये भी ऑप्शन में था, और इन ए प्लांट सेल ऑप्शन में था। बताओ कौन सा सही, ए प्लांट सेल। और लोगों को क्या लगता ये तो डेवलपमेंट प्लांट का है, प्लांट का नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़ने लायक है, एनसीईआरटी है, गागर में सागर है, ठीक है। तो क्या है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ प्लांट सेल की इन प्लांट सेल। अब देखो सीक्वेंस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले हमने मेरिस्मेटिक सेल लिया है, हमने कौन सी सेल लिया है, मेरिस्मेटिक सेल, और एक लिया है, तभी सेल्स नहीं बोल रहा है, सेल बोल रहा है। इसके दो वो हो सकते हैं, देखो जब इसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ जाए, जब इसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ जाए, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, क्या हो जाता है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो जाएगा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो जाएगा इसका। अब इसके बाद हो सकता है कि ये सेल डिवीजन करने लगे, हो सकता है सेल डिवीजन करके दूसरी मेरिस्मेटिक सेल बना दे, हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ के बाद हमेशा डिवीजन होता है। कह रहा है फ्यूचर ये भी है कि हो सकता है ये ग्रोथ करे और हो सकता है कि ग्रोथ ना करे। भाई डेवलपमेंट तो दोनों चीजों को बोलते हैं ना, डेवलपमेंट बराबर ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। अगर एक सेल ने 2 सेल बना लिया तो ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, 2 से 4 बना लिया ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, तो ये हो रहा है ग्रोथ। और अब कह रहा है अब डेवलपमेंट क्या होता है, जब आगे की तरफ चले। अब देखो इसको प्लाज्मेटिक ग्रोथ बोलते हैं, जब प्रोटोप्लाज्म बढ़ जाए प्लाज्मेटिक ग्रोथ बोलते हैं, ठीक। अब हो जाएगा एक्सटेंशन, इलोंगेशन। बताओ ग्रोथ के बाद क्या हो जाएगा, इलोंगेशन, इलोंगेशन हो जाएगा। ये ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद फिर क्या होता है, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बाद और मैच्योरेशन के बाद मैच्योर सेल बन गई। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीक्वेंस इन अ प्लांट सेल, ए प्लांट सेल, क्या करेक्ट सीक्वेंस है, पहले मेरिस्मेटिक सेल, फिर प्लाज्मेटिक ग्रोथ, फिर एक्सपेंशन या इलोंगेशन। देखो फेज के हिसाब से चलोगे तो इलोंगेशन, एक सेल के हिसाब से चले तो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन, फिर क्या होगा, मैच्योरेशन, मैच्योर सेल, फिर सेनेसेंस यानी सेल बूढ़ी हो जाएगी, सेल बूढ़ी हो जाएगी, और सेल बूढ़ी होने के बाद डेथ। तो ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस था। इससे क्वेश्चन कैसे आएगा उन्हें बता दिया। ये छोटा सा टॉपिक यहां तक कवर करेंगे हम लोग। अरे तो खत्म कराने के लिए रिवीजन का मतलब क्या है? क्या इसको पकड़ के रखना है क्या? प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। मतलब प्लांट के वातावरण में, प्लांट जिस वातावरण में रह रहा है उसके अनुसार प्लांट में डिफरेंट पाथवे चलते रहते हैं। फिर से सुनिए, प्लांट के अंदर डिफरेंट पाथवे चलते हैं, किसके अनुसार, इन वातावरण के अनुसार, या तो लाइफ के फेज के अनुसार। मेरी बात फिर से सुनिए, प्लांट के अंदर डिफरेंट पाथवे चलते रहते हैं, या तो इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, और या तो इन द ड्यू टू द चेंज इन फेज ऑफ लाइफ, ड्यू टू द चेंज इन फेज ऑफ लाइफ, ठीक है, या चेंज डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है ना, फेज के दौरान डिफरेंट स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे इस घटना को प्लास्टिसिटी कहते हैं। फिर से सुनिए, प्लांट के अंदर डिफरेंट पाथवे चलते रहते हैं, उसके 2 कारण ढूंढे गए। एक कारण था इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में बन सकते हैं, दूसरा कारण था लाइफ के फेज के दौरान कुछ स्ट्रक्चर विभिन्न प्रकार के बन सकते हैं। जैसे इसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का बेस्ट उदाहरण है हेट्रोफिली। देखो घटना का नाम क्या है और उदाहरण क्या है, हेट्रोफिली। हेट्रो का मतलब क्या, सेम की डिफरेंट, और फिली वर्ड किसके लिए आता है, लीफ के लिए। फिली वर्ड किसके लिए आता है, लीफ के लिए।
यानी लीफ के अंदर एक ही पौधे में डिफरेंट टाइप की लीफ का पाए जाना हेट्रोफिली कहलाता है। एक ही पौधे में एक से ज्यादा प्रकार की लीफ का पाए जाना हेट्रोफिली कहलाता है। अब देखो हेट्रोफिली कहां हम देख सकते हैं, कॉटन, कोरिएंडर और लक्सपुर। कॉटन, कोरिएंडर और लक्सपुर, ये जो फिगर है ना ये लक्सपुर का है, ये लक्सपुर का है, ये धनिये का नहीं है। कॉटन, कोरिएंडर, लक्सपुर, कानपुर का भाई है। और आगे सच प्लांट लीव्स ऑफ जुवेनाइल प्लांट, कहता है जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब जब पौधा यंग होता है, बिल्कुल यंग नहीं, जब ये मैच्योर होता है। जब पौधा जुवेनाइल स्टेज में यानी मैच्योर स्टेज में है तो शेप देखो अलग है, और जब पौधा मैच्योर हो जाता है तो शेप देखो अलग है। यानी यहाँ पे देखो जुवेनाइल फेज में कोई और स्ट्रक्चर है और वो मैच्योर स्टेज में कोई और स्ट्रक्चर है, डिफरेंट इन शेप। पत्तियों में डिफरेंट डिफरेंट शेप है। कब? ये लाइफ के फेज के दौरान हुआ कि इन्वायरमेंट की वजह से? लाइफ के फेज के दौरान हुआ, ये अर्लियर फेज में, ये मैच्योर फेज में। जबकि दूसरी तरफ डिफरेंस इन शेप ऑफ लीव्स प्रोड्यूस इन एयर एंड दोस प्रोड्यूस इन वाटर इन बटर कप। बोलते हैं अब देखो इन्वायरमेंट बदल गया, एक जगह एयर है, एक जगह वाटर है, एक जगह एयर है, एक जगह वाटर है। देखो ये वाला फिगर, पानी जो जो जमीन में है पत्तियां, अगर पौधा जमीन में है तो ऐसी पत्तियां बनेगी। वही पौधा यदि पानी के अंदर है, पत्तियां देखो ज्यादा कटी फटी रहेंगी। इसको बोलते हैं मोर डिसेक्टेड लीफ। बताओ लेस डिसेक्टेड लीफ कहां होती है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। मोर डिसेक्टेड लीफ कहां होती है? ताकि पानी के फोर्स को झेल सके, वरना पता पानी में पत्तियां फट जाएंगी, टूट जाएंगी, कट फट जाएंगी। और ऐसा किसमें होता है? ऐसा बटर कप में होता है। बटर कप में हेट्रोफिली जो पाई जाती है वो किसकी वजह से थी? इन्वायरमेंटल। और क्या कह रहा है? दिस फिनोमिना ऑफ हेट्रोफिली इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, फिनोमिना का नाम या प्रोसेस का नाम और एग्जाम्पल का नाम हेट्रोफिली। अच्छा किन तीन में हेट्रोफिली लाइफ के फेज के दौरान देखी जाती है? कोरिएंडर, कॉटन और लक्सपुर। किसमें? इन्वायरमेंट की वजह से देखी जाती है। एयर में मोर डिसेक्टेड की लेस डिसेक्टेड, और पानी में कैसी होगी? लेस डिसेक्टेड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ये किसका है हेट्रोफिली? लक्सपुर का। ये देखो, और बच्चे देख के कहते हैं धनिया। और ये बटर कप, बटर कप को रेननकुलस भी कहते हैं, यहां तक करेंगे। बटर कप को रेननकुलस भी कहते हैं। 10 ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ग्रोथ हो या डिफरेंशिएशन है and development are very closely related events in the life of a plant. Broadly, development is considered as the sum of growth and differentiation. वही वाली बात आके फिर से खत्म किया, इसने जहां से चालू किया था वही खत्म कर रहा है कि डेवलपमेंट बराबर क्या? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट प्लांट में दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक इंट्रेंसिक और एक एक्सट्रेंसिक। अच्छा कह रहा है चाहे ग्रोथ हो या डिफरेंशिएशन है, फिर बार बार याद दिला रहा है डेवलपमेंट का मतलब दो इवेंट है। ठीक है, कह रहा है फॉर्मर मतलब पहले वाले में, यानी इंट्रा में भी दो आएंगे, एक इंट्रा सेलुलर, एक इंटर सेलुलर। इंट्रेंसिक में दो आ रहे हैं, इंट्रा सेलुलर, इंटर सेलुलर, यानी सेल के अंदर वाला, दो सेल के बीच वाला। बोलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा सेलुलर। इसे क्या बोलेंगे? इंटरसेलर। इंट्रासेलर में जीन आता है, जीन यानी जीन अंदर रहेगा कि बीच में बैठा होता है? हाँ, तो ये देखो जीन इंट्रा वाला आएगा जेनेटिक वाले में, जेनेटिक वाला आएगा इंट्रा वाले में, और इंटरसेलुलर वाले में बाकी सारे आ जाते हैं। जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर यहां काम करते हैं बीच में, ग्रोथ रेगुलेटर यहां पे काम करते हैं इंटरसेलुलर में, और डीएनए अंदर होता है, जीन अंदर होते हैं, तो वो इंट्रा में आएगा। बताओ इंट्रा में क्या आता है? जेनेटिक। जबकि आप बताओ वो पीजीआरएस किस में आएगा? इंटर में, इंटर में। अच्छा जबकि बाद वाले में यानी एक्सट्रेंसिक वाले में टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, लाइट एक्सेट्रा ये सब आ जाएंगे। तो आज हम लोग ने पढ़ा ग्रोथ पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, और यानी कि हमने पढ़ लिया डेवलपमेंट, यानी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहां तक हम लोग ने पढ़ लिया है। कल इसके आगे चलेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन कर ले, थोड़े से क्वेश्चन कराएंगे।
Growth is measured by all of following parameter except increase in life span. ये ग्रोथ थोड़ा ना है. वेट हो सकता है, ठीक है, नंबर हो सकता है, लाइफ स्पैन थोड़ा ना होता है. करेक्टली रिप्रेजेंट द प्लांट ग्रोथ. प्लांट ग्रोथ कैसा होता है? क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव है ना. और क्या लिखा है? और इंट्रिंसिक की एक्सट्रिंसिक? मेनली तो अंदर वाले फैक्टर से डिपेंड करता है. तो क्वालिटेटिव और इंट्रिंसिक. क्वांटिटेटिव एंड इंट्रिंसिक, ये सही है. क्वांटिटी भी बढ़नी चाहिए और अंदर से इंटरनल. मिसमैच पेयर. फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोट बोलेंगे, सही है. अनफेवरेबल कंडीशन में सीड ग्रोथ सस्पेंड, सही है. अनलिमिटेड ग्रोथ इन प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू. अनलिमिटेड ग्रोथ इन प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर, ये तो लिमिटेड होगी भाई. मेरिस्मेटिक होना चाहिए था. सीड कोट को कवर्स द कोट, ये सही है. तो यानी ये गलत हो गया. आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर. मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म बराबर कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, सही है. कह रहा है मेटाबॉलिज्म में दोनों आता है. सही तो है, दोनों आता है. वैस्कुलर कैम्बियम इंक्रीज द ग्रोथ. एपिकल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ, गलत हो गया. थर्ड गलत हो गया. हाँ, और ये इंक्रीज इन ग्रोथ नहीं था, इंक्रीज इन गर्थ है. ये गर्थ है. ये देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्टली करेक्टराइज्ड द मेरिस्मेटिक सेल. कह रहा है गलत. सही गलत कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन. क्यों? ये पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी देखो सही है. यहां देखो ये गड़बड़ कर दिया. मोर था, मोर. इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? द सेल ऑफ मेरिस्टेम्स हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेट रिप्रेजेंटिंग ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. ये तो करेक्ट है. डिवाइडिंग सेल ऑफ रूट एंड शूट रिप्रेजेंट द मेरिस्मेटिक फेज ऑफ ग्रोथ, ये भी सही है. द सेल एट रूट एपेक्स आर रिच इन साइटोप्लाज्म, हो सकता है. और द सेल प्रॉक्सिमल टू मेरिस्मेटिक जोन रिप्रेजेंट द, ये गलत. इलोंगेशन होना चाहिए, इलोंगेशन होना चाहिए था. ये बताइए. इलोंगेशन ऑफ रूट विथ कांस्टेंट ग्रोथ रेट. कांस्टेंट बोल रहा है. अर्थमेटिक और लीनियर और एल टी बराबर एल नॉट प्लस आर टी. सेकेंड, एल टी बराबर एल नॉट प्लस आर टी. विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट आर इज द गिवन इक्वेशन. आर क्या है? ग्रोथ रेट ड्यूरिंग लॉग फेज. ग्रोथ रेट, टोटल ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम. ये सही है, ये सही है. क्योंकि देखिए ये हमको ये बता रहा है कि अर्थमेटिक. जियोमेट्रिक होता तो रिलेटिव ग्रोथ रेट हो जाता. हाँ देखो, नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन सा ग्रो कर रहा था? सिग्माइड. और कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. अर्थमेटिक में फ्रेश वेट रिप्रेजेंट द ग्रोथ, नहीं, एंड इंक्रीज इन फ्रेश वेट रिप्रेजेंट द ग्रोथ. हाँ हो सकता है. करेक्ट स्टेटमेंट. ओनली एन एक्सटेंसिव फैक्टर गवर्न द कंट्रोल एंड, गलत हो गया. ग्रोथ डज नॉट रिक्वायर, गलत. फास्टर फेज ऑफ ग्रोथ एज फेज इज स्टेशनरी, गलत. पहला सही है. ये बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अर्थमेटिक ग्रोथ में लीनियर, अर्थमेटिक ग्रोथ लीनियर होता है. एक डॉटर सेल मेरिस्मेटिक रहेगी, दूसरी डिफरेंशिएट और मैच्योर हो जाएगी. सही है, यानी ये करेक्ट निकला. हमें इनकरेक्ट चाहिए. इन जियोमेट्रिक ग्रोथ लैग फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द इनिशियल रैपिड, गलत. ये गलत. बाकी एफिशिएंसी इंडेक्स इन द जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट इज एबिलिटी टू प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, सही है. अच्छा, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ एब्सोल्यूट ग्रोथ होगी, सही है. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन. टर्जिडिटी वाला देखो. टर्जिडिटी ऑफ द सेल हेल्प्स इन द ग्रोथ, सही है. और इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट द डिफरेंट स्टेज ऑफ द ग्रोथ, सही है. दोनों करेक्ट है. जैसे लाइट और ग्रेविटी, यानी दोनों सही है. ये बताइए करेक्ट.
An optimum temperature is needed for the growth. Environmental signal like light affect the all phase of growth. Or oxygen helps in releasing metabolic energy essential for growth activity. अच्छा, phase of elongation is characterized by the deposition of new cell wall. कौन सा सही है? चौथा गलत है. डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल वॉल ये तो सही है. गलत पूछा है, करेक्ट पूछा है हमसे. ऑप्टिमम टेम्परेचर इज नीडेड फॉर ग्रोथ सही है. एनवायरमेंटल सिग्नल लाइक लाइट अफेक्ट द फेज ऑफ द ग्रोथ. ऑक्सीजन रिप्रेजेंट द रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एक्टिविटी. चौथा गलत और ये इनकरेक्ट पूछना चाहिए. मुझे लग रहा है ये इनकरेक्ट पूछना चाहिए. फिर आगे इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन. इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन. लॉस ऑफ न्यूक्लियस इन सीव ट्यूब हो सकता है. ये हो सकता है. डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन ट्रैकरी एलिमेंट सही है. कैलस फॉर्मेशन और लिग्निफिकेशन ऑफ वेसल ये तो हुआ था. ये थर्ड गलत हो गया. एग्जाम्पल ऑफ डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन नॉन यूनिफॉर्मली इन द कॉर्नर ऑफ पैरेन्काइमा. डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन नॉन यूनिफॉर्मली इन द कॉर्नर ऑफ पैरेन्काइमा. डी डिफरेंशिएशन बोल रहा है ना, यानी क्या होना चाहिए? हाँ ये सही है. सेकेंडरी कॉर्टेक्स फॉर्मेशन. नहीं सेकेंडरी कॉर्टेक्स छोड़ो ना. ये 4 सही है. फॉर्मेशन ऑफ कॉर्केमियम फ्रॉम, लेकिन क्यूटिकल सेल बोल दिया. सेकेंडरी कॉर्टेक्स करेंगे तभी सही है, क्योंकि उसी समय सेकेंडरी ग्रोथ होगी. सेकेंड सही है. Which of following is not formed by डी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरेन्काइमा. कौन सा डी डिफरेंशिएशन से नहीं बनेगा? आपके एनसीईआरटी में पता क्या दिया हुआ है? इंटर दिया है, इंट्रा नहीं दिया हुआ है. चेक करो देखो. इंटर दिया है ना. तो आंसर हो जाएगा इसका इंट्रा. वुंड कैम्बियम तो बनेगा ना, लिखा है ना डी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल. डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन सही तो है, बन तो जाएगा. पैरेन्काइमा से वुंड कैम्बियम बनेगा. लिखा ना नॉट फॉर्म्ड, जो नहीं बनना चाहिए वो बोल रहा है. हाँ तो डिफरेंशिएशन से बना ना, और कह रहा है नॉट बोला है. हाँ तो यानी इंट्रा हुआ, ये नहीं हुआ. आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन पहले ही सही है. मिसमैच बोला है ना, हाँ पहले ही हो गया. आगे प्लांट टिश्यू कल्चर इज एन एग्जांपल ऑफ. प्लांट टिश्यू कल्चर किसका एग्जांपल था? डी डिफरेंशिएशन. पढ़ा था एनसीईआरटी की है. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच. अब बताइए, पढ़ के देखिए पहले. द सीड जर्मिनेट व्हेन फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन एनवायरमेंट. सीड जर्मिनेट करता है जब फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट. और कह रहा है एपिकोटाइल इज रिप्रेजेंट बिलो द सॉइल लाइन एंड हाइपोकोटाइल इज प्रेजेंट बिलो द सॉइल लाइन, अबव द सॉइल लाइन. ऊपर नीचे होगा ना. ये बताइए ए क्या है, बी क्या है? पहले तो ए कह रहा है बी इज रिप्रेजेंटिंग, हमें करेक्ट देखना है. बी इज रिप्रेजेंटिंग एडल्ट बटर कप इन द वाटर. गलत. गलत. एडल्ट कहां था? अरे ये तो पानी वाला था, पानी वाला केस था, तो एडल्ट और जुवेनाइल रहा ही नहीं. बी गलत हो गया. ए इज रिप्रेजेंटिंग लक्सपुर इन एडल्ट स्टेज ओनली. ओनली लगा दिया, फिर गलत हो. ए इज लक्सपुर इन बोथ जुवेनाइल एंड एडल्ट, ये सही है थर्ड. और ए इज रिप्रेजेंटिंग बटर कप, गलत. ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है? एपिकल हुक, और ये कॉटिलेडन, और ये डी
एपिकोटाइल, और ये यहाँ है लग रहा है हाइपोकोटाइल, तो ढूंढ लेंगे। अरे वो थोड़ा डार्क हो गया है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाउ मैनी गिवन इंट्रिंसिक फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। एक्सट्रेंसिक देखना है, एक्सट्रेंसिक देखना है। लाइट आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, और वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी नहीं है। कौन सा? अरे रुको यार, 6 क्या बोल रहे हैं? हाँ तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। कौन सा मिसमैच पेयर है? इंट्रेंसिक, जेनेटिक। इंट्रेंसिक में जेनेटिक और पीजीआरएस आएगा, पहला सही है, पहला सही है। और इंट्रेंसिक में न्यूट्रिशन और वाटर आ जाएगा, गलत हो गया। एक्सट्रेंसिक में टेम्परेचर और लाइट आएगा, एक्सट्रेंसिक में ऑक्सीजन और वाटर आएगा, तो कौन सा गलत हो गया? दूसरा। 1 मिनट रुके, फिर यहां पे तो ये गलत हो रहा है ना अपना। न्यूट्रिएंट्स किसमें लिया है? एक्सटेंसिक में ना। एनसीईआरटी ने देखिए किसमें लिया है, एनसीईआरटी ने इंट्रिंसिक में लिया है ना, हाँ तो सही है। तो ये वाला अपना गलत हो गया, ठीक। ये हो गया। इतने क्वेश्चन आज के टॉपिक के सारे करा दिए।